मैं इस उपन्यास का मूल लेखक नहीं हूँ। मैं बस इस उपन्यास की व्याख्या कर रहा हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अध्याय 51, तुम गर्भवती हो। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? चेन सिलिन ने सहज रूप से पलटवार किया, लेकिन नकाब के पीछे का चेहरा देखते ही वह अचानक रुक गई। जियांग फान। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। आपने हमारे चेन परिवार की मदद की, वास्तव में मेरे खातिर। जियांग फान ने गुस्से में कहा, और क्या? तुम्हारे दिमाग में क्या भरा है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई लंपट व्यक्ति हूं? आह! चेन सिलिन पूरी तरह से हतप्रभ रह गई। फिर उसने अपने बेतरतीब हुलिये, अपने बनाए हुए खराब व्यंजनों और अपनी अरुचिकर छवि के बारे में सोचा। अचानक उसे घोर निराशा का अनुभव हुआ। उसने उस व्यक्ति के सामने अपना सबसे शर्मनाक पक्ष दिखाया था जिसे वह सबसे ज्यादा पसंद करती थी। अब मैं और नहीं जी सकती। वह नीचे झुक गई और अपना चेहरा धंधकर फूट फूट कर रोने लगी। शोर सुनकर चेन यूक्यू वहां पहुंचे। अपनी बेटी को जमीन पर बैठे रोते देख उन्हें लगा कि उसे परेशान किया गया है। उनका दिल दहल गया और उन्होंने खुद को कोसा, मुझे माफ कर दो, सिलिन। पिता को तुम्हें ये सब सहने नहीं देना चाहिए था। फिर उन्होंने जियांग फान की ओर देखा और गंभीरता से कहा, कृपया किसी और दिन आए। भले ही चेन परिवार को दिवालिया होना पड़े, हम आपकी दयालुता का बदला जरूर चुकाएंगे। चेन सिलिन ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और समझाया, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे किसी ने परेशान नहीं किया। हमें गलतफहमी हुई थी। जब उसने जियांग फान की पहचान बताई तो चेन यूक्यू को अचानक सब समझ आ गया। पता चला कि वह जरूरत से ज्यादा सोच रहे थे। जियांग फान वास्तव में उनकी बेटी की सबसे अच्छी सहेली का मंगेतर था और सच में उसकी मदद के लिए ही काम कर रहा था। देखो मैंने क्या तमाशा बना दिया। चेन यूक्यू का चेहरा शर्मिंदगी से भर गया और वे लगातार झुककर माफी मांगने लगे। मैंने अपनी तुच्छ सोच के कारण आपको गलत समझा। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। चेन यूक्यू ने अजीब महसूस करते हुए मेज से शराब उठाए और बदले में जाम उठाने ही वाले थे कि अचानक उनकी नज़र मेज पर रखे उन भयानक व्यंजनों पर पड़ी और वे आग बबूला हो गए। ये व्यंजन किस रसोइये ने बनाए हैं? क्या वह मेरे चेन परिवार में अब और काम नहीं करना चाहता? चेन सिलिन ने अपना चेहरा छिपा लिया। पिताजी रुकिए, ये मैंने बनाए हैं। मैं नया बैच बना दूंगी। आह! चेन यूक्यू का मुंह खुला का खुला रह गया। वे असहज महसूस करने लगे। मैं तुम्हें और शर्मिंदा नहीं करूंगा, सिलिन इसे फिर से बनाएगी। इसकी आवश्यकता नहीं है। जियांग फान ने अपना हाथ हिलाया, मुझे भूख नहीं है, पहले चेन सिलिन की स्थिति की जांच करते हैं। इस बार क्या तुम मुझे अपनी नब्ज जांचने दोगी? चेन सिलिन लोगों का सामना करने में और भी शर्मिंदा महसूस कर रही थी। पता चला कि जियांग फान वास्तव में अभी उसकी बीमारी का निदान करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने गलत समझा और सोचा कि वह उसका फायदा उठा रहा है। वह शर्म के मारे अपनी आस्तीन से चेहरा ढांकते हुए अपनी दूसरी हथेली आगे बढ़ाने के अलावा कुछ न कर सकी। चेन यूक्यू हैरान थे। यंग मास्टर जियांग, क्या मेरी बेटी बीमार है? क्या ये गंभीर है? जियांग फान के चिकित्सा कौशल ने उन्हें पहले ही चकित कर दिया था क्योंकि वे पहले मृत्यु के करीब थे। उनके कौशल को चमत्कारिक कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। उनकी अचानक गंभीरता ने चेन यूक्यू के दिल की धड़कन बढ़ा दी। जांच के बाद पता चल जाएगा। जियांग फान ने चेन सिलिन की कलाई पर अपना हाथ रखा। कुछ क्षण बाद उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया। नब्ज चिकनी और लयबद्ध है, बारी बारी से लहरें उठ रही हैं। ये स्लिपरी पल्स का संकेत है। चेन सिलिन ने अपनी आंखों में अभी भी शर्म लिए हुए भ्रम में पूछा, स्लिपरी पल्स क्या होता है? जियांग फान ने चेन सिलिन के निचले पेट की ओर देखा और हिचकिचाते हुए कहा, गर्भावस्था। क्रैश! चेन यूक्यू के हाथ से शराब का गिलास अचानक गिर गया और जमीन पर अनगिनत टुकड़ों में बिखर गया। उनकी आंखें सदमे से फटी रह गई जब उन्होंने अपनी बेटी की ओर देखा। चेन सिलिन पर जैसे बिजली गिर गई हो। गर्भावस्था। झटके के बीच उसके दिल में अपमान की एक बड़ी लहर उठी। खासकर जब ये शब्द जियांग फान के मुंह से निकले तो उसने और भी अपमानित महसूस किया। उसकी आंखें जल्दी ही लाल हो गईं। मैं पवित्र हूं, मैंने तो किसी पुरुष का हाथ तक नहीं छुआ है। चेन यूक्यू भी सदमे से बाहर आए। उनके सामने एक उपचारक था, अगर कोई और होता तो उन्होंने उसे थप्पड़ मारकर भगा दिया होता। यंग मास्टर जियांग, कृपया ध्यान से जांच करें, मेरी बेटी अभी भी कुंवारी है, उसने खुद को साफ रखा है, वह गर्भवती कैसे हो सकती है? जियांग फान ने सिर हिलाया। वह बहुत आश्वस्त था, ये वास्तव में स्लिपरी पल्स ही है, इसमें कोई गलती नहीं है।
यदि गर्भावस्था नहीं है तो केवल एक ही अन्य संभावना है। जियान फान ने चेन सिलिन के निचले पेट की ओर ध्यान से देखा, एक जन्मजात भ्रूण। चेन यूक्यू और चेन सिलिन दोनों ने थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन फिर उलझन में दिखे। जाहिर है उन्होंने जन्मजात भ्रूण के बारे में नहीं सुना था। जियान फान ने समझाया, एक जन्मजात भ्रूण एक सैद्धांतिक शारीरिक संरचना है। जब एक ही गर्भ में दो भ्रूण होते हैं तो इसकी बहुत कम संभावना होती है कि एक को दूसरे द्वारा अवशोषित कर लिया जाए। एक ही शरीर में दो भ्रूण, यही जन्मजात भ्रूण है। ये सुनने के बाद चेन यूक्यू के चेहरे पर सोच विचार के भाव आए। उन्हें याद आया, जब मेरी पत्नी पहली बार गर्भवती हुई थी तो वास्तव में एक डॉक्टर ने जुड़वां बच्चों की बात कही थी, लेकिन बाद में केवल एक ही निकला। हमें हमेशा लगा कि वह डॉक्टर अकुशल था, जिसने नब्ज पहचानने में गलती की। क्या? चेन सिलिन ने अपने निचले पेट को छुआ, उसे सिहरन महसूस हुई। क्या आप कह रहे हैं कि मेरे शरीर में एक और व्यक्ति है? जियान फान ने हाथ हिलाया और उसे सांत्वना देने के लिए मुस्कुराया। डरो मत, इसे अजीबोगरीब कहने के बजाय जन्मजात भ्रूण कहा जाता है, क्योंकि कई महिला मार्शल आर्टिस्ट इस शारीरिक संरचना को पाने की इच्छा रखती हैं। अधिकांश अवशोषित भ्रूण धीरे धीरे मुख्य शरीर के साथ विकसित होते हुए उसी में विलीन हो जाते हैं। तुम्हारी उम्र में अगर यह अभी भी मौजूद है तो ये निश्चित रूप से असाधारण है। यदि यह जागृत हो जाता है तो ये निश्चित रूप से असाधारण क्षमताओं का प्रदर्शन करेगा, या तो कोई विशेष शक्ति प्रदान करेगा या मुख्य शरीर को बढ़ाएगा। शायद इसमें एक मजबूत स्पिरिट रूट भी हो। इस स्पष्टीकरण के साथ चेन यूक्यू के चेहरे पर खुशी के भाव आ गए। ये वास्तव में एक अच्छी बात है। यंग मास्टर जियान, क्या इसे सक्रिय करने का कोई तरीका है? जियान फान ने सिर हिलाया। उसने तुरंत एक नुस्खा लिखा जिसमें महंगी जड़ी बूटियों की सूची थी। चेन यूक्यू को खर्च सोचकर थोड़ा दर्द तो हुआ, लेकिन अपनी बेटी के संभावित परिवर्तन के बारे में सोचकर उन्होंने दांत भींच लिए और बटलर को सामग्री जुटाने का आदेश दिया। चेन सिलिन ने हल्के से अपना होंठ चबाया। अब वह डरी हुई नहीं थी, इसके विपरीत वह थोड़ी उत्साहित थी, एक बड़े बदलाव की उम्मीद कर रही थी जो उसके और जियान फान के बीच के अंतर को कम कर दे। जियान फान, मेरी इतनी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। उसे नहीं पता था कि वह उसका एहसान कैसे चुकाए। उसकी आंखें प्रशंसा से भरी थीं। एक पिता के रूप में चेन यूक्यू ने कुछ नोटिस किया और अफसोस जताया। ये शर्म की बात है कि यंग मास्टर जियान की पहले से ही सगाई हो चुकी है, अन्यथा मुझे अपनी बेटी की शादी आपसे करने में कोई आपत्ति नहीं होती। एक दिव्य डॉक्टर, लोनली बोट सिटी का शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति। पुरुषों के बीच ऐसा हीरा, वे उन्हें एक साथ लाने में बेहद खुश होते। चेन सिलिन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके पिता जियान फान को इतना पसंद करते थे। कुछ सोचकर उसने फुसफुसाते हुए कहा, पिताजी, वास्तव में यंग मास्टर जियान की एक और गुप्त पहचान है, कृपया इसे अपने तक ही रखिएगा। वह एक 3 स्टार सोल मास्टर भी है। हमारे उच्च श्रेणी के क्यूई कल्टीवेशन लिक्विड और पिफू पिल उन्हीं के द्वारा बनाए गए थे। क्या? चेन यूक्यू की पुतलियां सिकुड़ गईं और वे सहज रूप से झुकना चाहते थे, लेकिन चेन सिलिन ने उन्हें रोक दिया। पिताजी, उन्हें नहीं पता कि मैंने उनकी 3 स्टार सोल मास्टर वाली पहचान जान ली है। इसलिए वे रुक गए, लेकिन उनका दिल उथल पुथल में था। एक 3 स्टार सोल मास्टर, इसका क्या मतलब है? ये ग्रीन क्लाउड सेक्ट के सेक्ट मास्टर तक को घुटनों पर ला सकता है। ऐसा व्यक्ति जिसकी पहले से शादी हो चुकी हो, उसकी उपपत्नी के रूप में अपनी बेटी को देने में क्या बुराई है? उन्होंने जोर से अपनी जांघ थपथपाई और आह भरी, आह, काश तुम्हारी माँ ने अपने फैसले खुद न लिए होते। चेन सिलिन हैरान थी, माँ के साथ क्या हुआ? चेन यूक्यू ने लाचारी से कहा, तुम्हारी माँ को चिंता थी कि मेरे जाने के बाद चेन परिवार का कोई सहारा नहीं बचेगा, इसलिए उन्होंने हमें बिलियू सिटी के जोंग परिवार से जोड़ने का फैसला किया। जल्द ही वे शादी का प्रस्ताव लेकर आएंगे। क्या? चेन सिलिन का चेहरा पीला पड़ गया और वह पीछे हटने लगी। उसकी भी शादी तय थी। फिर वह और जियान फान। ये सोचकर उसका चेहरा कड़वाहट से भर गया। चेन यूक्यू ने चुपचाप आह भरी और जियान फान से कहा, यंग मास्टर जियांग ने दुनिया देखी है। प्रस्ताव वाले दिन कृपया गवाह के रूप में आए और उस व्यक्ति की जांच करने में मदद करें कि क्या वह मेरी बेटी से शादी करने के योग्य है। जांच? जियान फान ने मना कर दिया। 2 बड़े परिवारों के बीच के मामले, मुझ जैसे बाहरी व्यक्ति इसमें कैसे शामिल हो सकते हैं? चेन यूक्यू वास्तव में एक 3 स्टार सोल मास्टर के रूप में उनकी पहचान को बहुत महत्व दे रहे थे। ऐसे व्यक्ति का निर्णय निश्चित रूप से गलत नहीं होगा।
कृपया यंग मास्टर जियांग हमारी मदद करें ताकि मेरी बेटी किसी गलत व्यक्ति से शादी न कर ले और जीवन भर पछतावा न करे। अध्याय 52 बीमारी का उपचार। चेन सिलिन की आंखें चमक उठी और उसने तुरंत जियांग फान को इशारा किया, उसे जल्दी से सहमत होने के लिए प्रेरित किया। जियांग फान स्वाभाविक रूप से उसकी छोटी सी योजना को समझ गया था। वह चाहती थी कि वह विवाह के प्रस्ताव को अस्वीकार करने में उसकी मदद करे। उसकी मिन्नतें भरी निगाहों को देखकर जियांग फान ने लाचारी में एक आह भरी और कहा, ठीक है फिर, मैं यूरान को भी समारोह में साथ लाऊंगा। लेकिन मैं एक निष्पक्ष निर्णय लूंगा। अगर वह व्यक्ति वास्तव में अच्छा है, मिस चेन, तो आपको उससे शादी कर लेनी चाहिए। चेन सिलिन ने उसे एक नाराजगी भरी नजर से देखा। उसकी निगाहों के नीचे असहज महसूस करते हुए जियांग फान ने और अधिक रुकने की हिम्मत नहीं की और विदा ली। कसू परिवार में वापसी। दरवाजे के बाहर से ही उसे हंसी और बातचीत की आवाजें सुनाई दे रही थी, जो इस बात का संकेत थी कि रात के भोज का आयोजन किया जा रहा है। जियांग फान ने आश्चर्य में गेट के अंदर कदम रखा और कसू यूरान ने एक बड़ी मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया। फान, तुम कहाँ थे? तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई? जल्दी आओ, येनिन को बधाई दो और उसके नाम का जाम उठाओ। बधाई? कुछ देर सोचने के बाद जियांग फान ने विस्मय में पूछा, क्या उसने फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियल्म हासिल कर लिया है? कल ही उसने पिफू पिल खरीदने के लिए उससे पैसे उधार लिए थे। अब कसू परिवार एक अभूतपूर्व रात्रि भोज की मेजबानी कर रहा था, जो स्पष्ट रूप से कसू येनिन की सफलता का जश्न था। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में पहुंचना एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए स्वतंत्र रूप से खड़े होने की योग्यता थी। लोनली बोर्ड सिटी में ये एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व बनने जैसा था। कसू जेंगियान अपनी मध्यम आयु में जाकर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की पहली परत तक पहुंच पाए थे। कसू येनिन का इतनी कम उम्र में इसे हासिल करना कसू परिवार के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। जाम तो मुझे तुम्हारे लिए उठाना चाहिए। जियांग फान को लौटते देख कसू येनिन शराब के 2 प्याले लेकर आई और एक उसे थमा दिया। तुम्हारे पैसों के बिना मैं पिफू पिल नहीं खरीद पाती। शुक्रिया। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियल में पहुंचने के बाद कसू येनिन पहले से कहीं अधिक शांत और संयमित लग रही थी। उसकी आंखें आत्मविश्वास से चमक रही थीं। उनके स्तर के बढ़ने के साथ ही उनके रिश्ते में भी बदलाव आता दिख रहा था। इस बार उसने विषय को टाला नहीं और शराब का प्याला पकड़े हुए कहा, जब मैंने उस समय शादी के प्रस्ताव को ठुकराया था तब मैं जिद्दी थी, लेकिन मुझे इसका पछतावा नहीं है। उसके मन में नंबर 1 शैडो गार्ड की छवि कौन थी, जिसे वह सम्मान की दृष्टि से देखती थी। उसने कहा, तुम्हारे और मेरे बीच का स्तर एक नहीं है, हमारे लिए एक ही लक्ष्य का पीछा करना कठिन है। मुझे उम्मीद है कि तुम इस कड़वाहट को जल्द ही छोड़ दोगे और मार्शल पद पर ध्यान केंद्रित करोगे और बेहतर बनने का प्रयास करोगे। जियांग फान अवाक रह गया। कड़वाहट किसे थी? वह तो कसू यूरान से शादी करना चाहता था। उसने अपना सिर हिलाया, कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया और शराब का एक छोटा सा घूंट लेकर जवाब दिया। साथ में जश्न मनाने के लिए आमंत्रित ये किंगसू जियांग फान के लिए अपमान महसूस किए बिना नहीं रह सकी और उसने धीरे से टोका, येनिन, ऐसी बातें क्यों कह रही हो? यहाँ इतने सारे लोग हैं, कम से कम उसे कुछ सम्मान तो दो। कसू येनिन ने शांति से कहा, मैं बस चाहती हूँ कि वह बेहतर बने। अगर उसमें नंबर 1 शैडो गार्ड के आधे गुण भी होते तो मैंने शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया होता। ये किंगसू दंग रह गई। जियांग फान सिर्फ नंबर 1 शैडो गार्ड का आधा हिस्सा नहीं था, वह खुद नंबर 1 शैडो गार्ड था। उसने अपना मुंह खोला लेकिन जियांग फान की पहचान गुप्त रखने के वादे से बंधी होने के कारण अंततः उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस इतना टटोला, येनिन, मुझे लगता है कि जियांग फान में बहुत क्षमता है। चूंकि तुम्हारी बहन और उसकी अभी औपचारिक रूप से शादी नहीं हुई है, क्यों न मैं तुम दोनों को करीब लाने में मदद करूं। इन शब्दों पर कसू येनिन ने ये किंगसू को ऐसे देखा जैसे वह पागल हो गई हो। किंगसू, क्या तुमने गलत दवा खा ली है? मैं अभी अभी दुखों के सागर से बाहर निकली हूँ और तुम चाहती हो कि मैं वापस उसी में चली जाऊं। ये किंगसू कुछ देर तक हकलाती रही और अंत में हार मानकर बोली, ठीक है, एक दिन पछताना मत। कसू येनिन के चेहरे पर उलझन के भाव थे, मैं पछताऊंगी। जियांग फान की वजह से। उसे लगा कि उसकी सहेली नशे में है। अगली सुबह की तैयारी। जश्न के कई दौर के बाद जियांग फान ने अपने प्रशिक्षण पर लौटने के इरादे से भोज छोड़ दिया। सब अवतार मास्टर के साथ आज की मुठभेड़ ने उसे उनके बीच के अंतर का एहसास करा दिया था। उसे जल्दी से अपनी खेती को एक और स्तर तक बढ़ाना था।
तभी वह जीतने की उम्मीद कर सकता था। जियान फान, रुको। वह अभी ज्यादा दूर नहीं गया था कि ये किंगसू ने अचानक उसे पकड़ लिया और धीमी आवाज में बोली, क्या मैं तुमसे किसी को बचाने के लिए कह सकती हूँ? जियान फान ने ये सुनिश्चित करने के लिए चारों ओर देखा कि कोई पास तो नहीं है, और पूछा, कौन? झू जियानशेन। ये किंगसू ने कहा, ग्रीन क्लाउड सेक्ट के एक मिशन के दौरान झू जियानशेन एक भयानक विष से संक्रमित हो गया था और वह ठीक होने के लिए वापस आया है। लेकिन उसकी स्थिति बहुत जटिल है और कई प्रसिद्ध डॉक्टर भी उसकी मदद नहीं कर सके। उसकी मां ने हमारे सिटी लॉर्ड मेंशन से एक कुशल डिवाइन डॉक्टर खोजने को कहा था, इसलिए मैंने तुम्हारे बारे में सोचा। हाँ, जियान फान ने दोबारा नहीं सोचा, मैं उसे बचाऊं। क्या तुम्हें हमारी दुश्मनी पता है? उसने अपनी पुरानी रंजिश के बारे में बताया। दुश्मनी के बारे में जानकर ये किंगसू चकित रह गई। कुछ पल सोचने के बाद वह उसकी ओर मुड़ी और बोली, मैं फिर भी सुझाव दूंगी कि तुम एक कोशिश करो। झू परिवार के पास 1000 साल पुराना फायर वेल है जो हर 10 साल में कुछ फायर स्पिरिट पर्ल्स पैदा करता है। ये 9th लेयर ऑफ क्यूई कल्टिवेशन वालों के लिए बेहद फायदेमंद है। अगर तुम्हारी योग्यता अच्छी है तो 3 मोती 9th लेयर परफेक्शन तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। तुम झू परिवार से झू जियानशेन के इलाज के बदले में उन्हें देने के लिए कह सकते हो। क्या झू परिवार के पास वाकई ऐसे खजाने हैं? जियान फान में उत्साह की लहर दौड़ गई। हालांकि वह झू जियानशेन को बचाने के लिए अनिच्छुक था, लेकिन फायर स्पिरिट पर्ल्स का आकर्षण अनूठा था। उसके लक्षण क्या है? ये किंगसू ने फिर वह सब बताया जो वह जानती थी। सुनने के बाद जियान फान हंसा, कैसा भयानक विष? ये तो एक ऐसी महिला के संपर्क से फैला कॉप्स पॉइजन है जो बुरी साधना करती है। इस जहर को निकालना काफी कठिन काम है। ठीक है, मैं सहमत हूँ। ये किंगसू का चेहरा खुशी से चमक उठा, मैं कल तुम्हारे साथ चलूंगी। साधना की एक रात के बाद जियान फान ने टॉप ग्रेड क्यूई कल्टिवेशन लिक्विड की कई बोतलें पी ली, फिर भी उसकी साधना में रत्ती भर भी वृद्धि नहीं हुई। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं यह और कठिन होता जाता है। खिड़की के बाहर सूरज को देखते हुए जियान फान खड़ा हो गया। ब्लड बेड पैलेस के अवशेष किसी भी क्षण फिर से प्रकट हो सकते थे। उसे जल्दी से अपनी साधना बढ़ानी थी। झू परिवार से फायर स्पिरिट पर्ल्स प्राप्त करने ही थे। जाने से पहले उसने अपने बिस्तर के पास लटकी थंडर पैटर्न स्पिरिचुअल वुड स्वॉर्ड उतारी और अपनी कमर से बांध ली। सब अल्तार मास्टर जैसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ साधारण हथियार बेकार थे। उनकी मजबूत आध्यात्मिक शक्ति के कारण साधारण ब्लेड पास भी नहीं पहुंच पाते थे। लकड़ी की तलवार के विद्युत प्रभाव से उन्हें चौंका कर ही वह जीतने का मौका पा सकता था। सामग्री की दुकान पर कसू मेंशन छोड़कर उसने एक छोटी गली में नंबर 1 शैडो गार्ड का मुखौटा पहन लिया। कुछ ही देर बाद वह ये किंगसू से मिला। क्या हम झू परिवार नहीं जा रहे? ये किंगसू ने आश्चर्य से पूछा, ये देखते हुए कि वे विपरीत दिशा में जा रहे थे। जियान फान ने उत्तर दिया, लाश का जहर निकालने के लिए एक विशेष सामग्री की आवश्यकता होती है। वह लोनली बोट सिटी की सबसे बड़ी सामग्री की दुकान पर गया। कुछ खोजबीन के बाद उसे एक कांस्य रंग की कांटेदार झाड़ी मिली। जियान फान ने कहा, किस्मत अच्छी है कि उनके पास यहाँ यह उपलब्ध है। ये किंगसू उत्सुक दिखी और उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया। इसे मत छुओ। जियान फान ने उसे समय रहते रोक दिया। ये आयरन ब्लड थॉर्न्स है। तुम इसे सीधे अपने हाथों से नहीं छू सकती, वरना ये तुम्हारे मांस को बहुत दर्दनाक तरीके से काट देगा। ये किंगसू ने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लिया, इतना जादुई। इसके बगल में वह सुनहरा वाला क्या है? उसने पास ही एक ऐसी ही दिखने वाली लेकिन सुनहरी झाड़ी की ओर इशारा किया। वह अधिक शक्तिशाली सोल स्टीलिंग थॉर्न्स है। इसे छूने से आत्मा पर असहनीय पीड़ा होती है, ऐसा दर्द जो इंसान को मौत की दुआ मांगने पर मजबूर कर दे। केवल गंभीर स्थिति वाले रोगियों को ही इसकी आवश्यकता होती है। इस मामले में मरीज स्पष्ट रूप से झू जियानशेन था। जियान फान ने दस्ताने पहने और कांस्य रंग के आयरन ब्लड थॉर्न्स को उठाया। ये काफी होगा। सोल स्टीलिंग थॉर्न्स झू जियानशेन की जान ले सकते हैं। उसी क्षण झू जियानशेन अपने अनुयायियों के साथ अंदर आया और दूर से चिल्लाया, दुकानदार, मुझे दर्द निवारक मृगश्विन का एक और टुकड़ा दो। अचानक उसकी नजर जियान फान पर पड़ी और वह तुरंत एक उपहास भरी मुस्कान के साथ बोला, वाह, नंबर 1 शैडो गार्ड यहाँ सामग्री खरीदने आया है। तुम इस बार किसे पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हो? जियान फान के हाथ में आयरन ब्लड थॉर्न्स को देखते हुए
उसने शान से हाथ लहराया और कहा, दुकानदार, इसने जो कुछ भी पकड़ा है वह सब मुझे चाहिए। दुकानदार की आंखें चमक उठी। ठीक है, मैं इसे यंग मास्टर जू के लिए पैक कर देता हूँ। वह इसे भी छीनना चाहता है। जियान फान ने सोल स्टीलिंग थॉर्न्स उठाए और जू जियानशेन ने फिर से अपना हाथ लहराया, मुझे ये भी चाहिए। मैं यहाँ का बड़ा ग्राहक हूँ, सभी सामग्रियों पर मेरी प्राथमिकता है। दुकानदार ने तुरंत बात मानी और सोल स्टीलिंग थॉर्न्स भी ले लिए। जियान फान ने एक अजीब सी मुस्कान दी। उपचार की सामग्री खुद मरीज ने खरीदी है। क्या सौदा है? उसने अर्थपूर्ण ढंग से कहा। यंग मास्टर जू, आनंद लें। बात खत्म कर वह ये किंगसू के साथ जू परिवार के लिए निकल गया। अध्याय 53। यदि बीमार हो तो इलाज कराओ। जू परिवार। झांग यूक्यू, जिसने खबर सुन ली थी, कुछ समय से इंतजार कर रही थी। हालांकि जब उसने देखा कि ये किन्विक्स्यू एक बहुत ही कम उम्र के नकाबपोश आदमी को लाई है, तो उसने भौहें सिकोड़ ली। किन्विक्स्यू, क्या यही वह डिवाइन डॉक्टर है जिसका तुमने जिक्र किया था? क्या ये कुछ ज्यादा ही छोटा नहीं है? ऐसी चिंताएं स्वाभाविक थीं। चिकित्सा विशेषज्ञता के लिए अनुभव की आवश्यकता होती है, और व्यक्ति जितना बड़ा होता है, वह उतना ही अनुभवी माना जाता है। ये किन्विक्स्यू ने धैर्यपूर्वक कहा, चाची, क्या यंग मास्टर जू कल चेन परिवार में उपस्थित नहीं थे? चेन परिवार के मुखिया पहले से ही ताबूत में थे, लेकिन नंबर 1 शैडो गार्ड ने उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। झांग यूक्यू ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, लेकिन शेन ने कहा कि चेन परिवार का मुखिया मरा ही नहीं था, इसलिए इसे पुनर्जीवन नहीं माना जा सकता। ये किन्वेक्स्यू और जियान फैन दोनों हैरान रह गए। जू जियानशेन को कैसे पता चला कि चेन परिवार के मुखिया मरे नहीं थे? उस समय जू जियानशेन और चेन वूजी दोनों ने एक स्वर में दावा किया था कि वह मर चुके हैं, और यहाँ तक कि जियान फैन को नब्ज जांचने से रोकने की कोशिश भी की थी। रुको, दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और एक दूसरे की आंखों में संदेह भांप लिया। जब चेन वूजी की मृत्यु हुई, तो उसे पर्दे के पीछे के किसी व्यक्ति ने मारा था, और जू जियानशेन भी उस समय वहां मौजूद था। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियलम के साधक के रूप में वह उन कुछ लोगों में से एक था जिसके पास बिना कोई निशान छोड़े मारने की पर्याप्त ताकत थी। कड़ियों को जोड़ने पर यह लगभग तय था कि जू जियानशेन ने ही चेन परिवार के मुखिया को मारने के लिए चेन वूजी के साथ साजिश रची थी। हंगामा मत करो, ये किन्विक्स्यू ने धीमी आवाज में याद दिलाया। जियान फैन ने सिर हिलाया। उनके पास केवल संदेह था, कोई सबूत नहीं। बिना सोचे समझे बोलने से जू जियानशेन बाजी पलट सकता था। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि जियान फैन इसे जाने देगा। आखिरकार चेन यूक्यू चेन सिलिन के पिता थे। चाहे जो भी हो, उसे चेन यूक्यू के लिए कुछ मुआवजा तो लेना ही था। उसने झांग यूक्यू की ओर देखा, जो उससे सवाल कर रही थी, और उसके चेहरे के रंग को देखकर कहा, मिसेज जू, आपको उन की नॉरिशिंग और रक्त बढ़ाने वाली चीजों का उपयोग बंद कर देना चाहिए जो आप पहले इस्तेमाल कर रही थी। ब्यूटी रिस्टोर पिल ने आपके शरीर को पहले ही पर्याप्त जवान बना दिया है, पिछली दवाएं जारी रखना अब अति होगा। झांग यूक्यू को यकीन नहीं हुआ, लेकिन मैं काफी अच्छा महसूस कर रही हूँ। जियान फैन ने उदासीनता से कहा, क्या आप तब भी अच्छा महसूस करती हैं जब सुबह शाम आपकी नाक से खून बहता है? क्या? झांग यूक्यू चौंक गई, तुम्हें कैसे पता चला कि हाल ही में मेरी नाक से खून आ रहा है? जियान फैन बिना जवाब दिए मुस्कुरा दिया। ये किन्विक्स्यू ने हंसते हुए कहा, मिसेज जू, क्या अब आपको नंबर 1 शैडो गार्ड के चिकित्सा कौशल पर विश्वास है? उन्होंने दूर से ही चेन परिवार के मुखिया की नब्ज पहचान ली थी। इस बार झांग यूक्यू ने नंबर 1 शैडो गार्ड की काबिलियत पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं की। उसने जल्दी से कहा, जल्दी करो, डिवाइन डॉक्टर को सबसे अच्छी चाय परोसे। एक बार बैठने के बाद झांग यूक्यू ने जू जियानशेन की स्थिति के बारे में पूछा, डिवाइन डॉक्टर, क्या आप वाकई उसके काले जहर को ठीक करने के प्रति आश्वस्त हैं? ये देखते हुए कि वह अभी भी अनजान बनने का नाटक कर रही थी, जियान फैन ने दो टूक कहा, सच कहूं तो ये काला जहर नहीं बल्कि लाश का जहर है। मिसेज जू, बेहतर होगा कि आप अपने बेटे को उन राक्षसी महिलाओं के साथ घूमने से रोकें। इस बार वह केवल लाश के जहर से संक्रमित हुआ है, जो पहले ही उसकी किस्मत है। वे महिलाएं अक्सर लाश के कीड़ों के साथ काम करती हैं, और वे घातक जहरों से भरी होती हैं। झांग यूक्यू का चेहरा एकदम फीका पड़ गया। ये स्पष्ट था कि वह भी जू जियानशेन के शरीर पर लगे जहर की उत्पत्ति जानती थी। पकड़े जाने पर उसे काफी शर्मिंदगी महसूस हुई। फिर भी उसी समय वह प्रसन्न भी थी।
अन्य तथाकथित डिवाइन डॉक्टर आमने सामने की जांच के बाद भी जहर के प्रकार का पता नहीं लगा पाए थे, जबकि इस नंबर 1 शैडो गार्ड ने केवल लक्षणों के कुछ विवरणों से ही सटीक जहर की पुष्टि कर दी। यदि वह भी उसके बेटे को ठीक नहीं कर पाया, तो दुनिया में कोई और नहीं कर पाएगा। डिवाइन डॉक्टर, मेरे बेटे की बीमारी अब पूरी तरह आपके हाथ में है, झांग यूक्यू ने उत्साह से कहा। जियांग फैन ने अपना हाथ हिलाया और कहा, मैं लाश का जहर निकाल सकता हूं। हालांकि मुझे आपके जू परिवार का फायर स्पिरिट पल चाहिए। क्या? झांग यूक्यू हिचकिचाई और बहुत परेशान दिखी। उसने कुछ देर सोचकर कहा, डिवाइन डॉक्टर, क्या फायर स्पिरिट पल की जगह कुछ और लिया जा सकता है? आप जू परिवार के खजाने में से कुछ भी चुन सकते हैं। केवल फायर स्पिरिट पल ही अपवाद है, क्योंकि वह ग्रीन क्लाउड सेक्ट के शिष्यों के लिए आरक्षित है। जियांग फैन ने अपना सिर हिलाया, मुझे केवल फायर स्पिरिट पल चाहिए। मुझे और किसी चीज की परवाह नहीं है। यदि आपका परिवार इसे नहीं दे सकता, तो मैं यहां से चलता हूं। ये कहकर वह बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत खड़ा हो गया। इससे झांग यूक्यू घबरा गई और उसने मदद के लिए ये किन्वेक्सियू की ओर देखा। ये किन्वेक्सियू ने बेबसी से कंधे उचकाए, आपका परिवार जो दे सकता है, वह चेन परिवार भी दे सकता है, और चेन परिवार ने जान बचाने के बदले में बहुत कुछ दिया है। नंबर 1 शैडो गार्ड को अब साधारण चीजों की कमी नहीं है। यदि आप फायर स्पिरिट पल नहीं छोड़ सकती, तो समझे कि हम यहाँ कभी आए ही नहीं। यदि ये परिवार जू परिवार का कर्जदार न होता, तो ये किन्वेक्सियू जू जियांगशेन की बीमारी के लिए नंबर 1 शैडो गार्ड को आमंत्रित करने की जहमत नहीं उठाती। अब जब कर्ज चुका दिया गया था, तो उसे भविष्य में कोई परवाह नहीं थी। झांग यूक्यू तुरंत बेचैन हो गई। यदि उसने नंबर 1 शैडो गार्ड को जाने दिया, तो उसके बेटे का जहर शायद कभी ठीक नहीं होगा। ठीक है, मैं सहमत हूं, उसने दांत पीसते हुए कहा। हालांकि हाल के वर्षों में फायर वेल में कम फायर स्पिरिट पल पैदा हुए हैं। मुझे यकीन नहीं है कि 10 साल बाद कितने बचे हैं। मैं केवल एक बार आपको उन्हें इकट्ठा करने के लिए नीचे जाने देने का वादा कर सकती हूँ। आपको कुछ मिलता है या नहीं, यह आप पर निर्भर करता है। जियांग फैन ने अपनी भौहें सिकोड़ी। मात्रा की कोई गारंटी नहीं, लेकिन अवसर ठीक उसके सामने था, वह इसे चूक नहीं सकता था। एक पल विचार करने के बाद कि इलाज के लिए सामग्री कोई और दे रहा है और उसे केवल मेहनत करनी है, वह राजी हो गया। ठीक है, अब मेरे निर्देशों के अनुसार उपचार की तैयारी शुरू करें। उसके निर्देशों के तहत जू परिवार के सेवक एक लकड़ी का ढांचा ले आए और उन्होंने दहकते कोयले के 10 बर्तन तैयार किए। झांग यूक्यू थोड़ा हक्की बक्की रह गई। डिवाइन डॉक्टर, क्या ये इलाज के लिए है? ये तो ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी सूअर को हलाल करने वाले हों। जियांग फैन ने याद दिलाया, लाश के जहर को निकालने की प्रक्रिया बहुत दर्दनाक होगी। कृपया शांत रहें, मिसेज झू। यदि आप बीच में हस्तक्षेप करती हैं, तो आपके बेटे का जहर पूरी तरह से असाध्य हो जाएगा। झांग यूक्यू ने सिर हिलाया, जब तक यह उसे ठीक कर सकता है, थोड़ा दर्द क्या चीज है। जियांग फैन अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। उसे जहर निकालने के दर्द की तीव्रता का कोई अंदाजा नहीं था। कुछ ही देर बाद जू जियांगशेन लौटा। झांग यूक्यू ने जल्दी से कहा, शेन, जल्दी आओ और डिवाइन डॉक्टर का अभिवादन करो। यह मिस ये द्वारा अनुशंसित महान डॉक्टर है। उसने पिछली रात ही सुना था कि आज उसकी बीमारी देखने के लिए एक और डिवाइन डॉक्टर आएगा। वह आधे साल से लाश के जहर से परेशान था, उसका स्वास्थ्य बिगड़ रहा था, और समय पर इलाज न होने पर उसकी जान को खतरा था। वह सम्मानपूर्वक आगे बढ़ा और हाथ जोड़कर बोला, मैं जू जियांगशेन हूँ, आपके। तुम ये पहचानते हुए कि तथाकथित डिवाइन डॉक्टर नंबर 1 शैडो गार्ड ही है, उसने तुरंत नाक चढ़ा ली और कहा, माँ, आपने इसे क्यों बुलाया? इसे जाने के लिए कहो। मैं इससे अपना इलाज नहीं कराना चाहता। झांग यूक्यू ने उसे फटकारा, चुप रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डिवाइन डॉक्टर का अपमान करने की? उनके अलावा कोई तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं कर सकता। हालांकि जू जियांगशेन नंबर 1 शैडो गार्ड को जितना देखता, उतना ही चिढ़ता। खासकर जब उनकी अभी अभी बहस हुई थी, तो वह उससे अपना इलाज कैसे करवा सकता था। उसने कहा, जिसे भी इससे इलाज कराना है करा ले, मुझे परवाह नहीं। ये कहकर उसने जाने के लिए पैर उठाया। झांग यूक्यू को गुस्सा आ गया और उसने कहा, इसे बांध दो। गंभीर बीमारी के समय ऐसे व्यवहार का समय नहीं था। कुछ घरेलू नौकरों ने उसे जल्दी से घेर लिया, लेकिन वे जू जियांगशेन का मुकाबला कैसे कर सकते थे? उसने कुछ ही चालों में उन्हें गिरा दिया। तुम कुत्तों की हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ डालने की? जू जियांगशेन गुस्से में चिल्लाया।
तभी उसकी आंखों के सामने धुंधलापन छा गया और नंबर 1 शैडो गार्ड एक लकड़ी की तलवार लेकर उसकी ओर आया। गुस्से में झू जियानशेन हंसा, सिर्फ 9th लेयर कल्टीवेशन, और तुम मुझे चुनौती देने की हिम्मत करते हो। उसने लकड़ी की तलवार पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। उसे नहीं पता था कि यह लकड़ी की तलवार बिल्कुल अछूती थी। अध्याय 54, अपने ही बुने जाल में फंसना। जैसे ही उसने लकड़ी की तलवार पकड़ी, उसे छीनने के लिए तैयार होते हुए जियान फैन ने अचानक लकड़ी की तलवार में थंडर स्ट्राइक प्रभाव को सक्रिय कर दिया। एक शक्तिशाली कर्क तुरंत झू जियानशेन के शरीर में दौड़ गया। वह दर्द से चिल्लाया और फिर मौके पर ही अकड़ गया। अवसर का लाभ उठाते हुए जियान फैन ने उसे जोरदार टक्कर दी, उसे लकड़ी के ऊंचे ढांचे पर धकेल दिया और कहा, इसे बांध दो। सेवकों ने तुरंत आगे बढ़कर उसे सूअर काटने वाले रैक से मजबूती से बांध दिया। जब तक उसे होश आया, उसके हाथ पांव पूरी तरह जकड़े जा चुके थे। वह केवल गुस्से से दहाड़ सका, मुझे नीचे उतारो, मुझे अभी नीचे उतारो। जियान फैन ने उसे अनसुना कर दिया और उसे भूनने के लिए चूल्हे के रैक पर ले जाने का आदेश दिया। भीषण गर्मी ने उसे लगातार चीखने पर मजबूर कर दिया, तुम मेरे साथ क्या करने का इरादा रखते हो? जियान फैन ने शांति से कहा, जाहिर है तुम्हें ठीक करने का। हालांकि अभी भी एक मुख्य सामग्री की जरूरत है। उसने वह पोटली खोली जो झू जियानशेन वापस लाया था और उसमें सुनहरे सोल स्टीलिंग थॉर्न्स पाए। वह थोड़ा हैरान रह गया। कांस्य वाले कांटे कहाँ हैं? एक सेवक ने बेबसी से कहा। यंग मास्टर को वह बहुत सस्ता लगा, इसलिए उन्होंने वापस आते समय उसे फेंक दिया। जियान फैन ने अनिच्छा से सोल स्टीलिंग थॉर्न्स उठाए और झू जियानशेन के पास गया। कोई चारा नहीं है, तुमने आयरन ब्लड थॉर्न्स फेंक दिए, इसलिए हमें तुम्हारा इलाज करने के लिए इसी का उपयोग करना होगा। इस चीज को देखकर झू जियानशेन आतंकित हो गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया। रुको, तुम मेरा इलाज करने के लिए सोल स्टीलिंग थॉर्न्स का उपयोग करने जा रहे हो? क्या तुम जानते हो ये क्या है? ये जान ले सकता है। साफ था कि उसने वस्तु को पहचान लिया था और वह इसकी भयानक प्रकृति को जानता था। जियान फैन के चेहरे पर एक शरारती भाव आया। ओह यंग मास्टर झू, क्या आप इसके लिए मुझसे होड़ नहीं कर रहे थे? क्या आप इसका उपयोग खुद के इलाज के लिए करने की योजना नहीं बना रहे थे? मुझे लगा कि आप इसके औषधीय प्रभावों को जानते हैं। क्या? झू जियानशेन का चेहरा सूअर के कलेजे जैसा लाल हो गया। उसने इन कांटों को झपने के लिए भारी मात्रा में पैसा खर्च किया था, केवल ये जानने के लिए कि वे नंबर 1 शैडो गार्ड के लिए थे। इससे उसे बहुत अपमानित महसूस हुआ। लेकिन जो बात उसे सबसे ज्यादा डरा रही थी, वह ये थी कि यह चीज उसी पर इस्तेमाल होने वाली थी। और सबसे बुरा हिस्सा ये था कि उसने कम दर्दनाक आयरन ब्लड थॉर्न्स फेंक दिए थे और केवल सोल स्टीलिंग थॉर्न्स ही अपने पास रखे थे। नंबर 1 शैडो गार्ड, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, दूर रहो, दूर रहो। जैसे ही जियान फैन ने सोल स्टीलिंग थॉर्न्स को उस पर दबाया, उसे तुरंत आध्यात्मिक पीड़ा महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा में कोई तेज चाकू पागलों की तरह घूम रहा हो। ये दर्द शारीरिक घाव से 10 गुना बुरा था। वह तुरंत सूअर की तरह चीख उठा, अत्यधिक पीड़ा में बुरी तरह तड़पने लगा। झांग यूक्यू उस आवाज से परेशान हो गई। वह रोकने ही वाली थी कि उसने देखा कि झू जियानशेन की त्वचा से काला तरल रिस रहा है। चूल्हे की तेज गर्मी में वह धीरे धीरे काली गैस में बदलकर वाष्पित होने लगा। ये तरीका वाकई काम कर रहा था। उसने अपना दिल कड़ा किया और अपने दुख को दबाते हुए कान ढक लिए और पीठ घुमा ली। शेन, हिम्मत मत हारो, ये जल्द ही खत्म हो जाएगा। शुरुआत में तो झू जियानशेन चीख सकता था, लेकिन जैसे जैसे इलाज आगे बढ़ा, दर्द ने उसे चिल्लाने के लायक भी नहीं छोड़ा। वह पूरी तरह कांप रहा था और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। उसने अपनी पूरी जिंदगी में जितना दर्द सहा था, वह इस पल के सामने कुछ भी नहीं था। ये किन्वेक्सिव चकित होकर देख रही थी। शायद मौत की सजा पाने वाले भी इतना नहीं तड़पते होंगे जितना झू जियानशेन तड़प रहा था। हालांकि वह इसी के लायक था। चेन परिवार के मास्टर के खिलाफ साजिश रचने की उसने थोड़ी कीमत चुकाई थी। 1 घंटे बाद जियान फैन आखिरकार रुक गया क्योंकि झू जियानशेन के शरीर से अब और काला तरल नहीं रिस रहा था। ठीक है, लाश का जहर निकल गया है। झांग यूक्यू ने जल्दी से लोगों से कहकर झू जियानशेन को नीचे उतरवाया। अपने बेटे को अधमरा और दर्द में लिपटा देख वह रो पड़ी। कांपती उंगलियों के साथ झू जियानशेन ने कमजोरी से जियान फैन की ओर इशारा किया और कहा, इसे यहाँ से निकालो। जियान फैन ने कंधे उचकाए और कहा, माफ करना यंग मास्टर झू, लेकिन मुझे डर है कि मैं इतनी जल्दी नहीं जा रहा हूँ।
क्योंकि मुझे अभी आपके जू परिवार के 1000 साल पुराने कुएं से फायर स्पिरिट पर्ल्स भी इकट्ठा करने हैं। क्या जू परिवार वास्तव में उसे फायर स्पिरिट पर्ल्स दे रहा था? मुझे इस तरह प्रताड़ित करने के बावजूद जू परिवार अभी भी उसे ये उपहार देने का इरादा रखता था। तुम क्वोट पहले से ही मानसिक रूप से टूट चुके जू जियानशेन इस झटके को बर्दाश्त नहीं कर सके और गुस्से में वहीं बेहोश हो गए। जू परिवार में हड़कंप मच गया। जांच करने के बाद झांग यूक्यू ने राहत की सांस ली, कोई गंभीर समस्या नहीं थी। उसने जियान फैन से कहा, धन्यवाद डिवाइन डॉक्टर, जहर पूरी तरह खत्म हो गया है, मेरा बेटा जल्द ही ठीक हो जाएगा, मेरे साथ आइए। उसके नेतृत्व में जियान फैन जू परिवार के प्रतिबंधित क्षेत्र फायर वेल पर आया। कुआं बहुत गहरा था और उसका निचला हिस्सा बहुत विशाल था, जो जू परिवार की हवेली से कम नहीं था। नीचे जाते समय अपने कदमों का ध्यान रखना, झांग यूक्यू ने याद दिलाया। हर बार जब हम फायर स्पिरिट पर्ल्स इकट्ठा करते हैं तो हमें कुछ आदमियों को खोना पड़ता है। क्या ऐसा है? जियान फैन ने नीचे देखा और पाया कि कुएं का तल बहुत शांत लग रहा था। कुछ गर्म होने के अलावा वहां कुछ खास नहीं था। झांग यूक्यू ने मुट्ठी भर पत्थर उठाए और नीचे फेंके। एक पत्थर जैसे ही नीचे गिरा, वहां धधकते मैग्मा का एक कुंड बन गया और पल भर में पत्थर को निगल लिया। जियान फैन की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। झांग यूक्यू ने उसे घूरते हुए कहा, अगर तुम नीचे जाने से बहुत डर रहे हो तो कुछ दिन इंतजार कर सकते हो जब तक हमारा परिवार इकट्ठा न कर ले। अगर कोई मिला तो हम तुम्हें एक दे सकते हैं, अगर नहीं तो हम तुम्हें किसी और चीज से मुआवजा देंगे। क्या ख्याल है? कितनी चालाक चाल थी, उसे डराकर भगाने की कोशिश। अगर जियान फैन वहां नहीं होता तो उसे कैसे पता चलता कि जू परिवार को कुछ मिला भी या नहीं? अगर वे कुछ इकट्ठा करके छिपा लेते और उसे कोई मामूली चीज थमा देते तो वह क्या कर पाता? जरूरत नहीं है, मैं खुद नीचे जाऊंगा, जियान फैन ने शांति से कहा। मूवमेंट तकनीक के साथ अगर उसका पैर गलती से मैग्मा में पड़ भी जाता तो वह जल्दी से बच सकता था। झांग यूक्यू अप्रसन्न दिखी और बोली, तो फिर सावधान रहना। उसने फायर वेल के बारे में और कोई जानकारी नहीं दी और अपने बेटे को देखने वापस चली गई। ये किंगक्सियू ने चिंता में कहा, यंग मास्टर जियांग, आपको सावधान रहना होगा। इस अग्निकुंड ने वाकई कई जाने ली हैं। चिंता मत करो। जियान फैन नीचे कूद गया। अपनी मूवमेंट तकनीक का उपयोग करते हुए उसने कुएं के तल पर तलाशी शुरू की। कुएं के मुंह के पास वाले क्षेत्र को जू परिवार अनगिनत बार छान चुका था और वहां लंबे समय से कोई फायर स्पिरिट पल नहीं बचा था। किसी भी मोती को खोजने के लिए उसे उस सबसे गहरे हिस्से में जाना था जहां जू परिवार जाने की हिम्मत नहीं करता था। समय बीतता गया। जियान फैन अभी तक ऊपर नहीं आया था। इस बीच स्वस्थ हो रहा जू जियानशेन होश में आने लगा। जहर निकलने के बाद उसका शरीर काफी बेहतर था। कुछ उपचार गोलियों के साथ वह बिस्तर से उठ सकता था, लेकिन वर्तमान में उसकी चिंता अपने शरीर के लिए नहीं थी। उसे चिंता थी कि कहीं जियान फैन को कोई फायर स्पिरिट पल न मिल जाए। माँ, आपने नंबर 1 शैडो गार्ड को फायर वेल पर क्यों जाने दिया? इस बार के तीनों फायर स्पिरिट पर्ल्स मैंने इनर सेक्ट के सीनियर ब्रदर जोंग को देने का वादा किया है। उनकी देखभाल के साथ मैं ग्रीन क्लाउड सेक्ट में उन्नति कर सकता हूँ। झांग यूक्यू ने भौहें सिकोड़ी और कहा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अग्निकुंड की कटाई सालों से की जा रही है और जो जगहें अभी भी मोती पैदा कर सकती हैं वे बहुत कम हैं। सबसे सुरक्षित जगह काफी छिपी हुई है, शायद उसे वह न मिले। जहां तक सबसे गहरे हिस्से की बात है, तुम्हारे पिता ने भी वहां जाने की हिम्मत नहीं की थी। उसका वहां जाना मौत को बुलाने जैसा है। जू जियानशेन को थोड़ा आराम महसूस हुआ, लेकिन उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। चलो कुएं के पास चलकर नजर रखते हैं, वरना वह अपनी निराशा कुएं पर निकाल सकता है और हमारे परिवार के खजाने को नुकसान पहुंचा सकता है। झांग यूक्यू चौंक गई, मैं ये कैसे भूल गई? चलो तुरंत चलकर देखते हैं। कुएं की गहराई में जियान फैन एक पत्थर की दीवार के सामने खड़ा था। वह काफी उत्सुक लग रहा था। जब वह चल रहा था तो अन्य पत्थर की दीवारें सालों से जमी मैग्मा की धूल से ढकी हुई थीं। लेकिन इस विशेष पत्थर की दीवार पर काफी कम धूल थी, जो देखने में काफी अजीब लग रही थी। अध्याय 55 फायर स्पिरिट पल पूरी तरह से निकाल लिए गए। ऐसा लगता है कि किसी ने इसे पहले भी हिलाया है। जियान फैन की आंखें चिमकी और उसने पत्थर की दीवार पर दस्तक दी। जब उसने बीचों बीच थपथपाया तो अंदर से खोखली आवाज आई। यह अंदर से ठोस नहीं है,
जियान फैन ने अब और संकोच नहीं किया, अपनी आध्यात्मिक शक्ति जुटाई और अपनी हथेली से पत्थर की दीवार के केंद्र पर प्रहार किया। एक धमाका हुआ, पत्थर की दीवार टूट गई, जिससे आधे इंसान की ऊंचाई जितना बड़ा छेद प्रकट हुआ। वह छेद उथला था, किसी पक्षी के घोंसले जैसा। 3 चमकदार लाल मोती, जिनसे घनी आध्यात्मिक ऊर्जा निकल रही थी, पक्षी के अंडों की तरह पास पास रखे थे। फायर स्पिरिट पर्ल्स। जियान फैन खुशी से झूम उठा। उसने तुरंत तीनों फायर स्पिरिट पर्ल्स अपनी थैली में डाल लिए। अभी भी इन्हें लोगों से छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। जियान फैन थोड़ा मुस्कुराया। झू परिवार जितना कम इन मोतियों को छोड़ना चाहता था, वह उतनी ही आसानी से इन्हें नहीं छोड़ सकता था। उसने छेद के और गहराई में देखा और मुस्कुराते हुए अपनी मूवमेंट तकनीक का उपयोग किया और पानी पर मंडराने वाली ड्रैगनफ्लाई की तरह तलवे की खोज करने लगा। जब भी उसका पैर जमीन पर पड़ता, वह पंख की तरह हल्का ऊपर तैरने लगता। कई बार उसका पैर लावे पर पड़ा, लेकिन उसने आसानी से खतरे को टाल दिया। जगह जितनी खतरनाक होती, झू परिवार वहां उतना ही कम आता था और वहां उतने ही ज्यादा फायर स्पिरिट पर्ल्स होने की संभावना थी। वह तब तक मोती इकट्ठा करता रहा जब तक कि वह फायर वेल के अंत तक नहीं पहुंच गया और उसने सारे फायर स्पिरिट पर्ल्स साफ कर दिए। अपने द्वारा इकट्ठा किए गए 12 फायर स्पिरिट पर्ल्स को देखकर जियान फैन संतुष्ट होकर लौटा। जल्द ही वह कुएं के बाहर वापस आ गया। काफी समय से इंतजार कर रही ये किन्विक्सियू ने चिंता के साथ पूछा, क्या तुम्हें चोट लगी है? करीब से देखने पर पता चला कि जियान फैन न केवल सुरक्षित था, बल्कि वह बिल्कुल साफ सुथरा था। उसके कपड़ों पर धूल का एक कण भी नहीं था। झांग यूक्यू और झू जियानशेन ने चुपके से राहत की सांस ली। झू परिवार का कोई भी व्यक्ति जब भी नीचे जाता था, तो वह गंदा होकर ही लौटता था। मामूली चोटों में त्वचा का जलना आम था। जियान फैन पर धूल न होने का मतलब था कि वह गहराई तक नहीं गया होगा, और यह असंभव था कि उसे कोई फायर स्पिरिट पल मिला हो। झू जियानशेन ने व्यंग्य करते हुए कहा, तुमने नीचे जाने के लिए इतना हंगामा किया, और बस इतना ही। इससे अच्छा होता कि हम तुम्हें विदा करने के लिए कुछ दे ही देते। झांग यूक्यू की भौहें ढीली हुई और उसने कहा, यंग मास्टर, कुएं में उतरना आपकी अपनी पसंद थी। हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि आपको कुछ मिलता है या नहीं, यह आपकी अपनी क्षमता पर निर्भर करता है। अब जब आपको कुछ नहीं मिला, तो आप हमारे झू परिवार को दोष नहीं दे सकते। जियान फैन ने अपनी उपलब्धियों को उजागर करने की योजना नहीं बनाई थी, ताकि माँ बेटे को उत्तेजित न करे। लेकिन चूंकि वे इतने अहंकारी हो रहे थे, जियान फैन ने बेझिझक 6 फायर स्पिरिट पर्ल्स निकाले और कहा, मेरी किस्मत अच्छी थी और मुझे 6 मिले। ये कहकर उसने उन्हें 2 हिस्सों में बांटा और 3 ये किन्वेक्सियू की ओर उछाल दिए। ये 3 तुम्हारे लिए हैं, इस काम को दिलाने के इनाम के तौर पर। ये किन्वेक्सियू ने सहज रूप से उन्हें पकड़ लिया, फिर हैरान होकर पूछा, तुम्हें सच में 6 मिले? तुमने ये कैसे किया? झू परिवार का कोई व्यक्ति जब भी नीचे जाता है, उन्हें केवल 3 ही मिल पाते हैं। झांग यूक्यू और झू जियानशेन के चेहरे एक साथ बुरी तरह बदल गए। झू जियानशेन चिल्लाया, 6 मोती? तुम इतने सारे कैसे ले सकते हो? उन्हें अभी नीचे रखो। जियान फैन ने तिरस्कार से कहा, मैंने इन्हें अपनी क्षमताओं से पाया है। क्या बीमारी ठीक होने के बाद झू परिवार अपनी बात से मुकरना चाहता है? झांग यूक्यू का चेहरा पीला पड़ गया, यंग मास्टर, अगर आप 1 या 2 लेते तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन 6 बहुत ज्यादा है। ऐसा करते हैं, आप 3 रख लीजिए और 3 हमें दे दीजिए, ताकि भविष्य में भी हमारी दोस्ती बनी रहे। हे, क्या वे इतने चिंतित हैं? अगर उन्हें पता चलता कि जियान फैन ने पूरा अग्निकुंड साफ कर दिया है और 12 मोती ले लिए हैं, तो शायद वे मौके पर ही हमला कर देते, है ना? जियान फैन ने भावहीन होकर कहा, मिसेज झू, आपने पहले कहा था कि मुझे जो कुछ भी मिलेगा वह मेरी क्षमता के अनुसार मेरा होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ न मिलने का मतलब मैं सक्षम नहीं हूँ, और बहुत ज्यादा मिलने का मतलब मैं बहुत निर्दयी हूँ, है ना? ये किन्वेक्सियू, जिसे 3 मोती मिले थे, वह भी उसके बचाव में खड़ी हो गई। चाची, हमारे परिवारों की दोस्ती की खातिर ही मैं डिवाइन डॉक्टर को मदद के लिए लाई थी। अगर आप अपनी बात से मुकरती हैं, तो इससे ये परिवार की क्या इज्जत रह जाएगी? झांग यूक्यू कड़वाहट महसूस कर रही थी, लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि जियान फैन को 6 मोती मिल जाएंगे, लेकिन पहले वादा करने और सिटी लॉर्ड की बेटी की मौजूदगी के कारण अपनी बात से मुकरना मुश्किल था। उसने गुस्से में बस इतना कहा, ठीक है, ले जाओ इन्हें। झू परिवार अपनी हार स्वीकार करता है। जियान फैन और ये किन्वेक्सियू के जाने के बाद
जू जियानशेन और भी गुस्से में आ गया। मुट्ठी भींचते हुए उसने कहा, लानत है उसकी इतनी हिम्मत कि वह इतना निर्दयी बन जाए। हालांकि इससे यह भी साबित होता है कि हमारे अग्नि कुंड में और भी मोती होने चाहिए, वरना पहली बार में ही उसे इतने सारे कैसे मिल सकते थे। उसकी बातों से झांग यूक्यू की आंखें चमक उठी। उसने तुरंत कबीले के सदस्यों को और मोती इकट्ठा करने के लिए नीचे भेजा। लेकिन दिन रात की मेहनत के बाद वे केवल चोटों के साथ लौटे, उन्हें एक भी फायर स्पिरिट पल नहीं मिला। मैडम, उस छिपी हुई जगह के सारे मोती वह लड़का ले गया है। इसके अलावा जो कुछ मोती हमने दूर से देखे थे वे भी गायब हैं। क्या? जू जियानशेन आग बबूला हो गया। उसने सारे मोती ले लिए, एक भी नहीं छोड़ा। कमीने, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। इसी बीच जियान फैन और ये किन्वेक्सियू जल्दी से जू परिवार के पास पहुंचे। ये किन्वेक्सियू ने तीनों मोती पकड़े हुए थे और वह उन्हें छोड़ना नहीं चाहती थी। उनके रंग को फीका पड़ते देख उसने जल्दी से याद दिलाया, लगभग भूल ही गई थी। मैग्मा से दूर होने पर फायर स्पिरिट पर्ल्स अपनी शक्ति खोने लगते हैं, इनका जल्दी उपयोग करो। जियांग फैन हैरान रह गया। वह तेजी से जू परिवार के घर गया। उसने जू योरान को बुलाया और उसे 3 फायर स्पिरिट पर्ल्स सौंपे, इन्हें जल्दी लो और साधना शुरू करो। जू योरान उलझन में थी लेकिन उसने तुरंत निर्देशों का पालन किया। ये किन्वेक्सियू चौंक गई, तुम्हारे पास 3 और कहां से आए? जियांग फैन ने पलक झपकाई और 3 और मोती निकाल दिए। ओह, 12 मोती! क्या तुमने पूरा कुआं खाली कर दिया? ये किन्वेक्सियू ने गहरी सांस ली और कहा, जल्दी करो, इन्हें जू यिनिन को दे दो। उसने अभी अभी फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट रियलम में प्रवेश किया है, ये उसके काम आएंगे। जियांग फैन ने मुंह बनाया। उसने जू जेंगियान को बुलाया, उन्हें 3 फायर स्पिरिट पर्ल्स दिए और लिखा, चाचा, इन्हें जल्दी निगल लीजिए। जू जेंगियान समझ नहीं पाए कि वे क्या थे, लेकिन यह भांपते हुए कि वे कोई महान खजाना है, उन्होंने बिना सोचे समझे उन्हें निगल लिया। जब खबर सुनकर जू यिनिन वहां पहुंची, तो 12 फायर स्पिरिट पर्ल्स के मालिक पहले ही तय हो चुके थे। फायर स्पिरिट पर्ल्स! ये किन्वेक्सियू के हाथों में 3 मोतियों को देखकर जू यिनिन चिल्लाई, किन्वेक्सियू, क्या ये जू परिवार के नहीं है? तुम्हें ये कहां से मिले? ये किन्वेक्सियू ने जियांग फैन की ओर इशारा किया, मुझे कैसे मिलते, ये सब उसी ने किया है। जियांग फैन को मिले। उसे इससे ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि उसके पिता जू जेंगियान और उसकी बहन जू योरान पहले ही मोती ले चुके थे और उनकी शक्ति को पचा रहे थे। सबको कुछ न कुछ मिला, सिवाय उसके। जू यिनिन ने जियांग फैन को घूरते हुए इशारा किया कि वह इसे ठीक करे। जियांग फैन ने उसकी परवाह नहीं की। उसने आखिरी 3 फायर स्पिरिट पर्ल्स एक ही बार में निगल लिए और साधना शुरू करने के लिए पालती मारकर बैठ गया। तुम! जू यिनिन ने अपना पैर पटका। जू योरान को मोती देना एक बात थी, अपने पिता को देना दूसरी बात, उससे उसे कोई शिकायत नहीं थी। एक जियांग फैन की मंगेतर थी और दूसरे उसके बड़े। लेकिन उसने मेरे बजाय ये किन्वेक्सियू को मोती क्यों दिए? क्या वह किसी बाहरी व्यक्ति जितनी भी महत्वपूर्ण नहीं थी? ये किन्वेक्सियू को भी लगा कि मोती रखना उचित नहीं है और उसने जू यिनिन को थमाते हुए कहा, यिनिन, ये 3 ले लो, ये तुम्हारे हैं। जू यिनिन की आंखों में आंसू भर आए और उसने नफरत से जियांग फैन को घूरते हुए कहा, मुझे ये नहीं चाहिए। ये सिर्फ फायर स्पिरिट पर्ल्स ही तो है, मुझे इनकी परवाह नहीं। वह लाल आंखों के साथ बाहर भाग गई। ये किन्वेक्सियू ने बेबसी में आह भरी, इसे ऐसा होने की क्या जरूरत थी? वे तीनों फायर स्पिरिट पर्ल्स पूरी तरह तुम्हारे ही होते। आधे दिन के बाद चारों लोगों ने एक के बाद एक अपनी आंखें खोली। जू जेंगियान ने उत्साह से कहा, मैंने बहुत उन्नति की है, अब मैं जल्द ही फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट सेकंड लेयर में पहुंच जाऊंगा। फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट की पहली और दूसरी लेयर में बहुत बड़ा अंतर होता है। दूसरी लेयर वाला व्यक्ति लोनली बोट सिटी में शीर्ष स्तर का विशेषज्ञ माना जाता है। भविष्य में जू परिवार का दर्जा और बढ़ जाएगा। जू योरान ने खुशी से कहा, मैं 7th लेयर ऑफ की कल्टीवेशन में पहुंच गई हूं। जब से जियांग फैन ने उसे वह अजीब तरल पदार्थ और बिना कवर वाली मानसिक विधि दी थी, 1 महीने से भी कम समय में वह दूसरी लेयर से 7वीं लेयर तक पहुंच गई थी। ये वास्तव में अद्भुत था। जियांग फैन और ये किन्वेक्सियू दोनों 9th लेयर ऑफ की कल्टीवेशन पर थे। फायर स्पिरिट पर्ल्स के प्रभाव में वे 9th लेयर परफेक्शन तक पहुंच गए। आध्यात्मिक शक्ति 50% बढ़ गई है, जियांग फैन ने मन ही मन कहा। 9th लेयर और 9th लेयर परफेक्शन में आध्यात्मिक शक्ति का बहुत बड़ा अंतर होता है।
उसे विश्वास था कि यदि वह फिर से सब अल्ट मास्टर का सामना करेगा तो वह उसकी आध्यात्मिक शक्ति को भेदने में सक्षम होगा। अचानक एक तीखी और तेज आवाज आसमान को चीरती हुई निकली। एक पटाखा आसमान में उठा और फट गया, जिससे धुएं का एक बड़ा बादल बन गया। जियान फैन का चेहरा बदल गया। ब्लड बैट पैलेस, वे आ रहे हैं। अध्याय 56, पूरब में शोर, पश्चिम में वार। जियान फैन ने तुरंत लकड़ी की तलवार उठाई और धनुष से छूटे तीर की तरह धुएं की दिशा में दौड़ पड़ा। रास्ते में वह नंबर 1 शैडो गार्ड का मुखौटा पहनना नहीं भूला। ये किन्वेक्सियो उसके पीछे पीछे आई और बोली, धुएं की दिशा देखो, ऐसा लगता है कि ये किन परिवार की ओर से है। किन परिवार? जियान फैन ने एक पल के लिए सोचा और समझ गया, सब अल्ट मास्टर अपनी आंखों के इलाज के लिए दवा ढूंढ रहा है। हम उसकी आंखों को ठीक नहीं होने दे सकते। अपनी एक आंख खो चुके सब अल्ट मास्टर की ताकत 30% कम हो गई थी। यदि वह ठीक हो गया तो उसकी शक्ति अपने चरम पर पहुंच जाएगी। उस समय जब तक सिटी लॉर्ड खुद हस्तक्षेप नहीं करते, उसे हराना बहुत कठिन होगा। वह अब और देर नहीं कर सकता था। उसने तुरंत सरप्राइजिंग स्वेलो तकनीक का उपयोग किया और एक तेज साय में बदलकर वहां से निकल गया। मैं आगे जा रहा हूं। ये किन्वेक्सियो की सुंदर आंखें सिकुड़ गईं। मूवमेंट तकनीक। उसने वास्तव में एक मूवमेंट तकनीक का अभ्यास किया है। ये सर्वविदित था कि मूवमेंट तकनीकें सबसे दुर्लभ और सीखने में सबसे कठिन होती हैं। साधारण लोगों के लिए इसे प्राप्त करना बेहद मुश्किल था, और यदि वे भाग्यशाली होते भी तो 10 में से 9 बार वे इसमें महारत हासिल नहीं कर पाते थे। हालांकि जियान फैन के पास गुप्त रूप से एक गहन मूवमेंट तकनीक थी। यह उसकी असाधारण समझ को प्रदर्शित करने के लिए काफी था। अपने झटके में ये किन्वेक्सियो जू यिनिंग के लिए दया महसूस किए बिना नहीं रह सकी। यिनिंग, तुमने इस दुनिया का एक दुर्लभ मंगेतर खो दिया है। जू परिवार किन परिवार से दूर नहीं था। जियान फैन की असाधारण गति के कारण उसे पहुंचने में आधा कप चाय पीने से भी कम समय लगा। हालांकि किन परिवार के अंदर और बाहर सब कुछ सामान्य था। किन परिवार के मुखिया और कई लोग छत पर खड़े होकर ऊपर उठते धुएं को हैरानी से देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि धुआं कहां से आया। जियान फैन दंग रह गया। ब्लड बैट पैलेस यहां नहीं आया था। क्या ये एक झूठी चेतावनी थी? नहीं। जियान फैन को अचानक एहसास हुआ और उसका चेहरा बदल गया। ये ध्यान भटकाने की चाल है। ब्लड बैट पैलेस ने जानबूझकर शहर के रक्षकों का ध्यान खींचा, लेकिन वास्तव में वे किसी और जगह हमला कर रहे हैं। लेकिन वे किसे चुनेंगे? जियान फैन का दिमाग दौड़ने लगा। यदि सब अल्ट मास्टर दवा की तलाश में था और उसने किन परिवार पर हमला नहीं किया, तो बाकी प्रसिद्ध औषधीय परिवार। जियान फैन का दिल बैठ गया। चेन परिवार। चेन परिवार ही वास्तव में ब्लड बैट पैलेस का निशाना था। उसका चेहरा बुरी तरह बदल गया। उसने छत की खपरेलों पर पैर रखा और अपनी गति को चरम सीमा तक बढ़ाते हुए वहां की ओर भागा। जैसे ही वह चेन परिवार के पास पहुंचने वाला था, उसने देखा कि एक और आकृति लगभग उसी समय पहुंची है। वह नंबर 2 शैडो गार्ड यानी जू यिनिंग थी। वह पहले से ही बाहर थी, इसलिए वह उनसे पहले किन परिवार पहुंच गई थी और जियान फैन की तरह ही उसने भी ब्लड बैट पैलेस के असली निशाने का विश्लेषण कर लिया था। वह खतरे का संकेत देने के लिए धुआं बम निकालने ही वाली थी कि उसने देखा कि उसके सामने वाली छत से एक धुआं बम पहले ही छोड़ा जा चुका है। करीब से देखने पर उसकी आंखों में खुशी चमक उठी। नंबर 1 शैडो गार्ड, तुम भी आ गए। जियान फैन ने सिर हिलाया और कसकर बंद मुख्य दरवाजे की ओर देखते हुए भौहें सिकुड़ी। वे शायद अंदर पहले ही हमला कर चुके हैं। वह बिना कोई आवाज किए आंगन में कूद गया। उसी समय चेन परिवार के पिछवाड़े में चेन यूक्यू की छाती खून से सनी थी और उसके आसपास परिवार के कई रक्षक गिरे हुए थे। फिर भी वह अपने पीछे चेन सिलिन और लियू किमिन की मजबूती से रक्षा कर रहा था। वह अपने सामने खड़े एक आंख वाले बूढ़े को ठंडी नजरों से देख रहा था। तुम्हें क्या चाहिए? बस ले लो, लोगों को क्यों मार रहे हो? चेन यूक्यू बेहद डरा हुआ था। उसने उन्हें पहचान लिया था। सामने वाले लोग कोई और नहीं बल्कि कुख्यात ब्लड बैट पैलेस के अवशेष थे। उनका नेता वही सब अल्ट मास्टर था जिसने अनगिनत योद्धाओं को थर्राने पर मजबूर कर दिया था। सब अल्ट मास्टर ने अपने पैरों के पास पड़े आखिरी मृत रक्षक पर नजर डाली। उसकी आंख में एक क्रूर चमक थी। लानत है, जानकारी गलत थी। क्या चेन नाम का यह आदमी गंभीर रूप से बीमार और बेहोश नहीं था? चेन परिवार पर हमला करने का कारण अचानक धावा बोलने के अलावा ये भी था कि वहां केवल एक विधवा मां और अनाथ बच्ची बची थी, जिससे सफल होना आसान होता। लेकिन अंदर आने पर उन्हें पता चला कि चेन यूक्यू जाग चुका है।
वह सेकंड लेयर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट मास्टर रह चुका था, और भले ही वह कई दिनों तक कोमा में रहा हो, उसकी नींव अभी भी मजबूत थी। सब अल्टर मास्टर का एक रक्षक अनजाने में उसके एक वार से मारा गया था। खौफ, मौत के दरवाजे पर संघर्ष करते हुए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे सौदेबाजी करने की? सब अल्टर मास्टर ठंडे स्वर में फुफकारा और हत्या के इरादे से आगे बढ़ा। उसके मुक्कों में शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा भरी थी। उसने सीधे आधी छिपी हुई चेन सिलिन पर वार किया। चेन यूक्यू घबरा गया और दांत पीसते हुए उसने रोकने के लिए 2 मुक्के चलाए, लेकिन उसका गंभीर रूप से घायल शरीर सब अल्टर मास्टर का मुकाबला नहीं कर पाया। धड़ाम, अगले ही पल सब अल्टर मास्टर के मुक्कों ने चेन यूक्यू की रक्षा को तोड़ दिया और सीधे उसकी छाती पर लगे। पल भर में चेन यूक्यू के मुंह से खून का फव्वारा छूटा और वह पीछे गिर गया। सब अल्टर मास्टर ठंडी मुस्कान के साथ आगे बढ़ा और पुष्टि की कि अब चेन यूक्यू में लड़ने की ताकत नहीं बची है। फिर उसकी ठंडी नजरें चेन सिलिन की ओर मुड़ी। कितनी सुंदर लड़की है। चूंकि मैं एक आंख से अंधा हूं, मुझे भविष्य में सेवा के लिए एक महिला की जरूरत होगी और तुम ठीक रहोगी। वह झुका और उसने चेन सिलिन का कंधा पकड़ लिया। चेन यूक्यू घबराकर उसे रोकना चाहता था, लेकिन उसकी छाती की हड्डियां टूट चुकी थी और वह हिल नहीं पा रहा था। इस नाजुक मोड़ पर अचानक एक चीख सुनाई दी। चेन यूक्यू और सब अल्टर मास्टर ने मुड़कर देखा। एक फुर्तीली आकृति चुपचाप पिछवाड़े में कूद आई थी। एक ही तलवार से उसने पिछले दरवाजे पर पहरा दे रहे ब्लड बेथ पैलेस के सदस्य का गला काट दिया था। तुम, सब अल्टर मास्टर आग बबूला हो गया। उस मुखौटे को देखते ही, जिस पर साफ एक लिखा था, उसकी इकलौती आंख से नफरत बरसने लगी। उनके चौंकने के उस पल में जियांग फैन ने अद्भुत गति के साथ झपटकर ब्लड बेथ पैलेस के आखिरी सदस्य को भी ढेर कर दिया। अब तुम्हारी बारी है। जियांग फैन ने अपनी लकड़ी की तलवार उठाई और उसे सब अल्टर मास्टर की ओर तान दिया। सब अल्टर मास्टर, जो अब अकेला पड़ गया था, गुस्से से पागल हो उठा। सही समय पर आए हो, पुराने और नए सारे हिसाब आज ही चुकता कर दूंगा। वह जियांग फैन की ओर झपटा। सेकंड लेयर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की बेजोड़ आध्यात्मिक शक्ति लगातार निकल रही थी, जिससे उसके पैरों के नीचे धूल उड़ने लगी। जियांग फैन ने पूरा ध्यान केंद्रित किया। उसने अपनी मूवमेंट तकनीक और साधना को एक साथ सक्रिय किया। साथ ही उसने 7 स्टार स्वॉर्ड जुए की आखिरी चाल से शुरुआत की। 7 स्टॉर्स टू द नॉर्थ। शक्तिशाली तलवार की धार ने उसके चारों ओर की आध्यात्मिक ऊर्जा को बिखेर दिया और सीधे सब अल्टर मास्टर की गर्दन को निशाना बनाया। सब अल्टर मास्टर की पुतलियां सिकुड़ गईं। अपने व्यापक युद्ध अनुभव के कारण वह तलवार से बचने के लिए पीछे की ओर झुक गया। तुम्हारी साधना बढ़ गई है। पिछली बार जियांग फैन मुश्किल से पास आ पाया था, लेकिन इस बार उसने लगभग एक महत्वपूर्ण अंक पर वार कर दिया था। जियांग फैन उसकी बातों से विचलित नहीं हुआ और अपनी मूवमेंट तकनीक से पीछे हट गया। जैसे ही वह कूदा, नीचे से एक जोरदार लात उसकी नाक के पास से गुजरी। जरा सी चूक होती तो उसका जबड़ा टूट जाता। जियांग फैन ने मन ही मन सोचा कि वह बाल बाल बचा। सब अल्टर मास्टर की बातें उसे भटकाने के लिए थी, जिसके तुरंत बाद उसने एक घातक वार किया था। लाशों के ढेर से निकलकर आए किसी व्यक्ति से लड़ते समय पूर्ण एकाग्रता की आवश्यकता थी। काफी सावधान हो, है ना? सब अल्टर मास्टर ठंडे स्वर में फुफकारा, लेकिन आज तुम बचोगे नहीं। उसने फिर से हमला किया। जैसे ही उसके मुंह लगने वाले थे, पीछे से एक भयंकर स्वॉर्ड की आई। ये जू यिनिंग थी, जिसने मौका पाकर उसके वार करते ही उसकी पीठ पर तलवार से हमला किया था। अब फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में पहुंचने के बाद उसकी स्वॉर्ड की असाधारण हो गई थी। इसने आसानी से उस आध्यात्मिक ऊर्जा को भेद दिया जिसे वह पिछली बार नहीं तोड़ पाई थी, और सीधे सब अल्टर मास्टर के घातक बिंदु को निशाना बनाया। अध्याय 57, सब अल्टर मास्टर के साथ भयंकर युद्ध। सब अल्टर मास्टर का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसने निर्णायक रूप से जियांग फैन पर हमला करना छोड़ दिया, झपटते हुए एक तरफ हटा और एक सुनहरे हुक की तरह जू यिनिंग की कलाई पर पीछे की ओर पलटकर लात मारी। जू यिनिंग, जो इसके लिए तैयार नहीं थी, उसने अपने हाथ को चोट से बचाने के लिए जल्दी से अपनी तलवार पीछे खींच ली। लेकिन यह चाल सीधे सब अल्टर मास्टर के हाथ में खेल गई। उसने जमीन पर एक हाथ का सहारा लिया, हैंडस्टैंड करते हुए ऊपर उछला और फिर अपने पैरों को कैंची की तरह उसकी गर्दन की ओर घुमाया। रक्षा से आक्रमण में ये बदलाव पलक झपकते ही हुआ। जू यिनिंग अपने सीमित युद्ध अनुभव के साथ इसका बचाव नहीं कर सकती थी। उसकी गर्दन दबोचे जाने और मरोड़े जाने ही वाली थी कि अचानक
सब अल्ट मास्टर के मुंह से दर्द की एक तीखी चीख निकली। जियांग फैन और भी ऊपर उछला था और एक बहुत ही चालाकी भरे कोण से प्रहार करते हुए अपनी तलवार सब अल्ट मास्टर की बगल में घोंप दी थी। तीव्र दर्द ने सब अल्ट मास्टर को जू यिनिन को छोड़ने और रक्षात्मक होने पर मजबूर कर दिया। लड़के, तू मौत को दावत दे रहा है। सब अल्ट मास्टर ने इस मामूली चोट को गंभीरता से नहीं लिया, उसकी आंखें और भी क्रूर हो गईं। जियांग फैन की आंखें ठंडी चमक के साथ चमकी, मरना तो तुम्हें चाहिए। उसने बिना देर किए अपनी लकड़ी की तलवार का थंडर स्ट्राइक प्रभाव सक्रिय कर दिया। कड़कड़ाती आवाज, बिजली के डिस्चार्ज की एक शक्तिशाली आवाज गूंजी। बिजली का कर्क तुरंत सब अल्ट मास्टर के पूरे शरीर में दौड़ गया, जिससे वह लकवाग्रस्त हो गया। वह सिर के बल जमीन पर गिर पड़ा। यह नजारा देखकर जू यिनिन हक्की बक्की रह गई। यहां तक कि चेन यूक्यू भी दंग रह गया। क्या जियांग फैन ने वास्तव में तलवार के एक ही वार से सब अल्ट मास्टर को गिरा दिया था? लेकिन जियांग फैन रुकने के मूड में नहीं था। उसने दोनों हाथों से तलवार की मूठ पकड़ी और लकवाग्रस्त सब अल्ट मास्टर पर जोर से घुटने टेक दिए। उसकी लकड़ी की तलवार सब अल्ट मास्टर की छाती के बाईं ओर जोर से चुभी। तुरंत ही सोते की तरह खून बहने लगा। ये देखकर जू यिनिन के चेहरे पर सदमे के भाव थे। तुमने सब अल्ट मास्टर को मार दिया। वह सुन्न थी। क्या नंबर 1 शैडो गार्ड वास्तव में इस व्यक्ति को आमने सामने की लड़ाई में मार सकता था? जियांग फैन ने हल्का सा सिर हिलाया। तभी उसके कान फड़फड़ाए और उसके चेहरे के भाव बदल गए। रास्ते से हटो। उसने लकड़ी की तलवार निकालने की हिम्मत भी नहीं की और पीछे की ओर कलाबाजी खाते हुए दूर कूद गया। सब अल्ट मास्टर, जिसका दिल छिद जाना चाहिए था, अचानक ऊपर उछला। पीछे हटते जियांग फैन का पीछा करते हुए उसके विकृत चेहरे के साथ मुंह के चलने लगे। छोटे चूहे, तुझे तो मर जाना चाहिए। अगर मेरा दिल प्राकृतिक रूप से दाईं ओर न होता तो आज मैं तेरे हाथों मारा जाता। जैसा कि पता चला, जियांग फैन ने उसकी धड़कन सुनी थी और महसूस किया था कि कुछ गलत है। उसकी तलवार को सटीक रूप से दुश्मन के दिल को भेदना चाहिए था, लेकिन उसकी धड़कन अप्रभावित रही। भाग्यवश उसने जल्दी प्रतिक्रिया दी, वरना वह अभी बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। हालांकि उसकी तलवार जा चुकी थी, जिससे उसकी तलवारबाजी बेकार हो गई। इसी समय चेन परिवार के निवास के बाहर जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। ब्लड बैट पैलेस के अवशेषों, तुम्हारी मौत करीब है। वह बुलंद और शक्तिशाली आवाज किसी और की नहीं, बल्कि लोनली बोट सिटी के पहले पराक्रमी व्यक्ति की थी। सब अल्ट मास्टर के हाव भाव नाटकीय रूप से बदल गए। उसने निर्णायक रूप से जियांग फैन को छोड़ दिया और अचानक जू यिनिन पर हमला कर दिया। जू यिनिन का चेहरा सख्त हो गया। उसने उसे रोकने की कोशिश में तुरंत अपनी तलवार चलाई। वह ये जिफेन के आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन वह सब अल्ट मास्टर का मुकाबला कैसे कर सकती थी? केवल 3-5 राउंड के बाद उसने एक मौका पाकर उसकी तलवार छीन ली और उसे उसकी गर्दन पर रख दिया। उसने उसे बंधक बना लिया। सब पीछे हट जाओ। अगर किसी ने पीछा करने की हिम्मत की तो मैं इसे मार दूंगा। अंदर घुसने वाले ये जिफेंग और शहर के अन्य शक्तिशाली लोगों के सामने सब अल्ट मास्टर ने ठंडी तलवार जू यिनिन की गर्दन पर मजबूती से टिका दी। धारदार ब्लेड ने उसकी गर्दन पर एक चमकदार लाल लकीर बना दी। जियांग फैन ने सावधानी से विचार करते हुए आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। नंबर 1 शैडो गार्ड को इतना चिंतित देखकर जू यिनिन को अपनी अक्षमता पर शर्मिंदगी महसूस हुई। अपनी हिम्मत जुटाते हुए उसने सब अल्ट मास्टर की छाती से लकड़ी की तलवार निकाली और जियांग फैन की ओर फेंक दी। नंबर 1 शैडो गार्ड, मेरी चिंता मत करो, इसे भागने मत देना। लेकिन ये जिफेंग ने डर दिखाते हुए कहा, हम कोई कदम नहीं उठा सकते। जू यिनिन ग्रीन क्लाउड सेक्ट की नामित शिष्या है, हम कोई भी जोखिम नहीं ले सकते। अन्यथा यदि ग्रीन क्लाउड सेक्ट ने उन्हें जवाबदेह ठहराया तो वह सिटी लॉर्ड होने के नाते जिम्मेदारी नहीं उठा पाएंगे। सब अल्ट मास्टर ने ठंडी हंसी हंसी जू यिनिन को सावधानी से बंधक बनाया और धीरे धीरे चेन परिवार से बाहर निकल गया। फिर वह एक घोड़े पर सवार हुआ, तेजी से शहर से बाहर निकलकर गहरे पहाड़ों और जंगलों में भाग गया। ये जिफेंग ने दांत पीसते हुए कहा, पीछा करो। जू यिनिन को कुछ नहीं होना चाहिए। जियांग फैन भीड़ में घुल मिल गया। सब अल्ट मास्टर के खून के निशानों का पीछा करते हुए सब पहाड़ों की गहराई में चले गए। हालांकि एक दोराहे के सामने आकर समूह रुक गया। दोनों रास्ते उबड़ खाबड़ पहाड़ी सड़कें थीं, जिससे ये पता लगाना असंभव था कि सब अल्ट मास्टर किस तरफ गया है। ऐसे शातिर दुश्मन का सामना करते हुए वे अपनी सेना को बांटने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, इस डर से कि उन्हें एक एक करके मार दिया जाएगा। तभी
घुड़सवार कप्तान ने एक मोड़ पर चीड़ की सुइयों के बुहारे जाने के निशान खोजे। सिटी लॉर्ड, यहाँ सुइयों को झाड़ने के संकेत हैं। सबकी आंखें चमक उठी। ऐसा लगा कि सब अल्ट मास्टर ने भांप लिया था कि उसके खून के निशान से उसका पीछा किया जा सकता है, इसलिए उसने चालाकी से उसे धक दिया। पीछा करो। सिटी लॉर्ड की आंखें चमक उठी और उन्होंने समूह का नेतृत्व किया। जियान फैन भी उनके साथ दौड़ा। हालांकि उसके कदम धीरे धीरे धीमे होने लगे। सब अल्ट मास्टर के साथ 2 मुलाकातों से जियान फैन पर जो सबसे गहरा प्रभाव पड़ा था वह उसकी चालाकी थी। ऐसा व्यक्ति अगर अपने निशान मिटाना चाहता तो शायद ही कोई सुराग छोड़ता, जब तक कि उसने पीछा करने वालों को गुमराह करने के लिए जानबूझकर कुछ संकेत न छोड़े हों। जियान फैन सिटी लॉर्ड और अन्य लोगों को पुकारना चाहता था, फिर उसने दोबारा सोचा, क्या होगा अगर वह गलत हुआ। अंत में सेना का बंटवारा स्वीकार्य था। यदि वे उससे मिलते तो बहुत से लोग होने के कारण उसे संभालना मुश्किल नहीं होता, और अगर वह खुद उससे मिलता तो संभव हो तो उसे मार देता, नहीं तो उसे रोक कर रखता। निश्चित रूप से सिटी लॉर्ड जल्द ही समझ जाते और मदद के लिए आ जाते। इसी सोच के साथ वह जल्दी से समूह से अलग हो गया और दूसरे रास्ते पर चल पड़ा। समूह में झू जियानशेन की आंखें चमकी। उसने चुपचाप दूसरा रास्ता चुना और छिपकर पीछे हो लिया। 1 घंटे के पीछा करने के बाद जियान फैन ने अचानक सड़क के किनारे पत्तों पर ताजे खून की कुछ बूंदें देखी। उसका दिल धड़कने लगा। उसका अंदाजा सही था। सब अल्ट मास्टर के भागने का असली रास्ता यही था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, खून की बूंदें बढ़ती गईं। ऐसा लगता है कि मेरा तलवार का वार उतना मामूली नहीं था जितना सब अल्ट मास्टर ने दावा किया था। भले ही वह दिल पर न लगा हो, लेकिन उसने किसी महत्वपूर्ण अंग को घायल जरूर किया होगा, वरना इतना खून नहीं बहता। फिलहाल उसकी ताकत पहले से काफी कम होनी चाहिए। बिल्कुल सही। खून के निशानों का पीछा करते हुए वह एक गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचा। प्रवेश द्वार पर स्पष्ट रूप से क्लाउड फ्लोटिंग केव खुदा हुआ था। गुफा के पास एक घोड़ा लावारिस खड़ा था, जो मजे से जंगली घास चर रहा था। क्या ये ब्लड बैट पैलेस का पुराना अड्डा है? जियान फैन थोड़ा हैरान था। उसे वह नीलम की मोती याद आई जो जू यिनिन को जन्म के समय दी गई थी। उस मोती में संदेश छोड़ने वाले मास्टर ने हेवन टुवर्ड्स माउंटेन पर क्लाउड फ्लोटिंग केव में कुछ छोड़ा था। बाद में ये गुफा ब्लड बैट पैलेस का अड्डा बन गई। क्या ये महज एक इत्तेफाक था? उसने एक गहरी सांस ली और सावधानी से गुफा में प्रवेश किया। ग्रीन क्लाउड सेक्ट की घेराबंदी के बाद गुफा जल चुकी थी और हर तरफ राख फैली थी। उसे सब अल्ट मास्टर की आवाज भी सुनाई दी। लानत है, ये खुल क्यों नहीं रहा? जियान फैन चुपचाप अंधेरे में छिपते हुए पास पहुंचा। उसने ध्यान केंद्रित किया। गुफा के भीतर एक विशाल चौक था जहां एक ऊंची मूर्ति खड़ी थी। जू यिनिन पास में ही बंधी हुई थी, लेकिन उसकी जान को खतरा नहीं था। सब अल्ट मास्टर, जो बहुत ज्यादा खून बहने से बेहाल था, मूर्ति के सामने घुटनों के बल बैठा था और उसके आधार के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, कुछ खोलने की कोशिश कर रहा था। जियान फैन की आंखें चमक उठी। क्या उस आधार के नीचे ही वे चीजें थी जो उस मास्टर ने छोड़ी थी? क्या ब्लड बैट पैलेस के यहाँ रुकने का कारण इसी रहस्य को उजागर करना था? अचानक गुफा के बाहर से भारी कदमों की आवाजें गूंजी, जिससे सब अल्ट मास्टर तुरंत सतर्क हो गया। कौन है? अध्याय 58 ब्लड बैट पैलेस का रहस्य। जियान फैन ने भी भौहें सिकोड़ी और पीछे मुड़कर देखा। उसने देखा कि आने वाला व्यक्ति झू जियानशेन था। झू ने अंधेरे में छिपे जियान फैन को नहीं देखा। सब अल्ट मास्टर को गंभीर रूप से घायल देखकर वह अपनी मुस्कुराहट नहीं रोक सका। हाँ, टिड्डा शिकार के पीछे है, लेकिन उसे नहीं पता कि बाज उसके पीछे है। सब अल्ट मास्टर का सिर अब मेरा है। अगर वह इस सिर को ग्रीन क्लाउड सेक्ट वापस ले जाता तो उसे अनगिनत इनाम मिलते। तुम्हें मेरा सिर चाहिए। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसके लायक हो? सब अल्ट मास्टर खूंखार लग रहा था और वह तुरंत उछलकर खड़ा हो गया। ऐसी चपलता किसी गंभीर रूप से घायल व्यक्ति जैसी नहीं थी। झू जियानशेन की आंखें कांप उठी। उसने खुद को बहादुर दिखाने की कोशिश की और कहा, मैं ग्रीन क्लाउड सेक्ट का एक प्रतिष्ठित शिष्य हूँ, एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर, और मुझे ब्लड बैट पैलेस के एक घायल अवशेष से डरना चाहिए। उसने अपनी तलवार निकाली और आगे बढ़ा, सब अल्ट मास्टर के साथ लड़ाई में उलझ गया। लेकिन जैसे ही उनकी तलवारें टकराईं, झू जियानशेन को एहसास हुआ कि उसने सब अल्ट मास्टर की वर्तमान ताकत को कम आंका था। घायल होने के बावजूद वह अभी भी दुर्जेय था। 10 चालों के बाद झू जियानशेन की घबराहट बढ़ती गई।
प्रतिद्वंद्वी का अनुभव अत्यंत परिपक्व था और जू कई बार मौत के मुंह से बाल बाल बचा। जियान फैन अंधेरे से ये सब देख रहा था, उसकी आंखों में खुशी की झलक थी। सब अल्ट मास्टर की शक्ति बहुत कम हो गई है, यहाँ तक कि जू जियानशेन भी उसके सामने 10 राउंड तक टिक पा रहा है। अगर वह अपनी पूरी ताकत में होता तो जू का हाल भी जू यिनिंग से बेहतर नहीं होता। उसी क्षण सब अल्ट मास्टर ने जू जियानशेन की एक कमजोरी पकड़ी और उसके दाहिने हाथ पर जोर से प्रहार किया। कड़क, तुरंत ही उसका हाथ उस क्रूर बल से टूट गया और वह पीछे की ओर उड़ता हुआ जू यिनिन के पास जा गिरा। जू यिनिन की आंखों में उम्मीद की चमक जागी और उसने कहा, यंग मास्टर जू, डरो मत। वह अपनी ताकत के अंत पर है। वह उसका सबसे शक्तिशाली प्रहार था, अब वह केवल कमजोर होगा। रास्ते में उसने सब अल्ट मास्टर को लगातार खून बहते देखा था। उसका की और रक्त आधे से भी कम रह गया था। अब वह केवल अपनी इच्छा शक्ति के बल पर टिका था। वास्तव में उसमें बहुत कम युद्ध शक्ति बची थी। लेकिन सब अल्ट मास्टर दुश्मनी से भरी आंखों के साथ आगे बढ़ा। उसके रूप ने जू जियानशेन को इतना डरा दिया कि उसकी रूह कांप गई। उसमें अब लड़ने की कोई इच्छा नहीं बची थी। वह लड़खड़ाते हुए उठा और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, उसकी पीठ सब अल्ट मास्टर के सामने आ गई। मरो, सब अल्ट मास्टर ने तिरस्कार से कहा। अत्यधिक खतरे को भांपते हुए जू जियानशेन ने दांत भींचे और एक चौंकाने वाली चाल चली। उसने जू यिनिन को अपने पैर से फंसाया और उसे उठाकर अपने और सब अल्ट मास्टर के बीच ढाल बना दिया। पीछे क्या हो रहा है, इसकी परवाह किए बिना वह मुड़ा और भाग खड़ा हुआ। तुम, आह! जू यिनिन के पास केवल एक हल्की चीख निकालने का समय था, इससे पहले कि सब अल्ट मास्टर का भयानक प्रहार उसके शरीर पर लगा। वह दर्द से कराह उठी और दूर जा गिरी। जू जियानशेन को जू यिनिन के भाग्य की बिल्कुल परवाह नहीं थी। वह घबराहट में अपनी जान बचाकर भागा। जैसे ही वह गुफा के किनारे पहुंचा, अंधेरे से बिजली की तरह एक आकृति उसके पास से गुजरी। उस आकृति ने हवा में ही गिरती हुई जू यिनिन को लपक लिया। नंबर 1 शैडो गार्ड। जू जियानशेन चौंक गया। जियान फैन की आंखें भी उसे ठंडी नजर से देख रही थीं। दोषी महसूस करते हुए जू जियानशेन वहां रुकने की हिम्मत नहीं कर सका और तुरंत पूरी रफ्तार से भाग गया। जल्द ही गुफा के बाहर से घोड़ों के भागने की आवाज सुनाई दी। कितना बेकार आदमी है, ये कहने वाला सब अल्ट मास्टर था, जिसने थूकते हुए अपना गुस्सा निकाला। जब उसने अपनी नजर जियान फैन की ओर घुमाई, तो हालांकि वह नफरत से भरी थी, लेकिन उसमें तिरस्कार का कोई निशान नहीं था। उसने अपनी छाती पर बहते हुए गहरे घाव को पकड़ लिया। उसका शरीर डगमगा रहा था और वह मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। जैसा कि जू यिनिन ने कहा था, उसका रक्त और बल आधा रह गया था। वास्तव में बहुत कम युद्ध शक्ति बची थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक ऐसे बच्चे के हाथों हारूंगा जिसके अभी बाल भी ठीक से नहीं उगे हैं। ये वास्तव में निराशाजनक है। वह लड़खड़ाते हुए मूर्ति की ओर बढ़ा और उसके सामने कमजोरी से घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपने हाथ से मूर्ति के आधार को सहलाया। अगर मैं यहाँ के तंत्र को खोल सकूं, तो कोई मुझे नहीं मार सकता, यहाँ तक कि ग्रीन क्लाउड सेक्ट मास्टर भी नहीं। जियान फैन अपनी लकड़ी की तलवार लेकर पास आया। उसने निर्णायक रूप से सब अल्ट मास्टर की दाहिनी छाती की ओर वार किया। सब अल्ट मास्टर ने बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन वास्तव में उसमें कोई ताकत नहीं बची थी। जू जियानशेन के साथ हुई लड़ाई ने उसकी अंतिम ऊर्जा भी सोख ली थी। एक हल्की आवाज के साथ सब अल्ट मास्टर ने पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन उसमें अपनी हथेली उठाने की भी शक्ति नहीं थी। उसने आसमान की ओर देखते हुए एक कड़वी मुस्कान दी। ठीक है, मैं हार मानता हूं, लेकिन यह रहस्य कोई नहीं जान पाएगा, कोई नहीं। जियान फैन ने उसे लात मारकर एक तरफ किया और मूर्ति के आधार को देखा। उसने देखा कि आधार के केंद्र में एक गोलाकार छेद था। उसके चारों ओर कई निशान थे, जो स्पष्ट रूप से ब्लड बेड पैलेस द्वारा उसे खोलने के कई प्रयासों के कारण बने थे। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने जेड पल निकाली। उसने तुलना की और पाया कि जियान पल का आकार बिल्कुल उस छेद के बराबर था। उसने उसे छेद में फिट करने की कोशिश की। तुरंत ही मूर्ति का आधार जोर से गड़गड़ाहट करने लगा। पूरी मूर्ति आधार के साथ धीरे धीरे घूमने लगी, जिससे 3 झैंग चौड़ा एक छोटा भूमिगत कक्ष प्रकट हुआ। कक्ष के केंद्र में एक रहस्यमयी तलवार धसी हुई थी जो बैंगनी चमक बिखेर रही थी। उफ, एक आध्यात्मिक अस्त्र। ये वास्तव में एक उच्च श्रेणी का आध्यात्मिक अस्त्र है। सब अल्ट मास्टर, जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, उसकी आंखें फटी रह गईं।
जियांग फैन भी चकित था। उसके हाथ में जो लकड़ी की तलवार थी वह केवल एक निम्न स्तरीय जादुई अस्त्र थी। लोनली बोट सिटी में वह एक अनोखी चीज थी। यहां तक कि ग्रीन क्लाउड सेक्ट में भी उच्चतम श्रेणी शायद जादुई अस्त्र ही थी। अब यहाँ एक आध्यात्मिक अस्त्र था, वह भी उच्च श्रेणी का। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। इसके बाद जियांग फैन ने बैंगनी तलवार के पास 2 जेड बक्से देखे। एक तरल से भरा था और दूसरे में 2 रहस्यमयी लाल गोलियां थीं। एक सोल मास्टर के रूप में जियांग फैन उस समय उन्हें पहचान नहीं सका। सब अल्टर मास्टर ने अपनी पुतलियां सिकोड़ी और चिल्लाया, किंवदंती सच है। यहाँ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियलम को बढ़ाने के लिए रूटलेस हेवनली वाटर है और एक दिव्य वस्तु जो स्पिरिट रूट को बढ़ाती है, ट्रांसेंड मॉर्टालिटी पिल। इस गोली के साथ मैं एक चुना हुआ व्यक्ति बन जाता। ये सब मेरा है। वह कक्ष की ओर रेंगने के लिए संघर्ष करने लगा, लेकिन अंततः वह थकान और कमजोरी से मर गया। अपनी अधूरी इच्छाओं के साथ उसकी आंखें खुली रह गईं। जियांग फैन की आंखें चमक रही थीं। वह उन्हें लेने के लिए नीचे कूदने ही वाला था कि अचानक गुफा के बाहर शोर सुनाई दिया। सिटी लॉर्ड ने प्रतिक्रिया दी थी और समर्थन के लिए लोगों को ले आए थे। उसके पास सामान इकट्ठा करने का समय नहीं था। जल्दी से जेड पल निकालते ही मूर्ति फिर से घूम गई और कक्ष बंद हो गया। जब ये जिफेंग अपने शक्तिशाली अनुयायियों के साथ पहुंचा तो उन्होंने केवल जियांग फैन की लकड़ी की तलवार को हवा में चलते और सब अल्टर मास्टर का सिर कलम करते देखा। कई लोग वहीं स्तब्ध रह गए। उसने सब अल्टर मास्टर को मार दिया। आखिर यह नंबर 1 शैडो गार्ड कौन है? भीड़ के बीच झू जियांगशेन, जो मुख्य समूह के साथ वापस आया था, उसे इतना पछतावा हुआ कि उसका कलेजा फटने लगा। नंबर 1 शैडो गार्ड ने इतनी जल्दी लड़ाई खत्म कर दी, जिससे साबित हो गया कि सब अल्टर मास्टर वाकई बहुत कमजोर हो चुका था। उसने मूर्खता में एक बड़ा श्रेय नंबर 1 शैडो गार्ड को सौंप दिया था। लानत है। लेकिन फिर उसे याद आया कि चूंकि सब अल्टर मास्टर को नंबर 1 शैडो गार्ड ने मारा है, इसका मतलब है कि जू परिवार उस कार्य में विफल रहा जो उन्हें सौंपा गया था। कल मैं जू परिवार के पास जाकर उनके सिर मांगूंगा। अगर वे नहीं दे पाए तो पूरा जू परिवार जेल में सड़ेगा। तब तक जू योरान मेरी दया पर होगी। हाँ। गुफा के बाहर आसमान में एक ब्लू ईगल की पीठ पर चेन जेंगदाओ और लियू किन्वेक्सियन खड़े होकर नीचे का दृश्य देख रहे थे। इस नंबर 1 शैडो गार्ड में कुछ हुनर है। वह फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियलम में भी नहीं है, फिर भी उसने एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट सेकंड लेयर के योद्धा को मार गिराया। चेन जेंगदाओ ने प्रशंसा भरे स्वर में कहा। लियू किन्वेक्सियन ने भी प्रशंसा की। हालांकि उसने एक जादुई अस्त्र का सहारा लिया और इसमें किस्मत का भी हाथ था, लेकिन वह हर पहलू में उत्कृष्ट था। वह जरूर कोई पुराना योद्धा होगा जिसने सालों अभ्यास किया है। फिर उसने झू जियांगशेन के बारे में सोचा और उसके चेहरे पर घृणा आ गई। तुलना में हमारे ग्रीन क्लाउड सेक्ट का ये बाहरी शिष्य सिर्फ एक कलंक है। चेन जेंगदाओ ने अपनी भौहें सिकोड़ी और कहा, ये झू जियांगशेन, संकट के समय भागना एक बात है, लेकिन अपने साथी शिष्य को मरने के लिए दुश्मन के सामने फेंक देना, ऐसा व्यक्ति भविष्य में आपदा बनेगा। उसे व्यक्तिगत रूप से संभालना। लियू किन्वेक्सियन ने सिर हिलाया। जी, मैं समझ गई। अध्याय 59 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में प्रवेश। उन दोनों ने कुछ देर और निरीक्षण किया। उन्होंने पुष्टि की कि क्षेत्र में ब्लड बेड पैलेस का कोई भी अवशेष नहीं बचा था। चेन जेंगदाओ ने कहा, चलो चलें, हमें उस 3 स्टार सोल मास्टर और ड्रैगन राइजिंग पाथ के उस विश्व स्तरीय विलक्षण प्रतिभा पर नजर रखनी चाहिए। वह अपने ब्लू ईगल पर सवार होकर वापस मुड़ने की तैयारी करने लगा। अचानक उसकी कमर पर बंधा हुआ जेड पेंडेंट तेजी से चमकने लगा और उसमें से भिनभिनाहट की आवाज आने लगी। पवेलियन मास्टर का आपातकालीन संदेश। चेन जेंगदाओ के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। जब तक कोई बड़ी बात न हो, पवेलियन मास्टर आपातकालीन संदेश नहीं भेजते। उसने जल्दी से जेड पेंडेंट निकाला और अपनी उंगलियों के बीच उसे कुचल दिया। गूंजती हुई आवाज एक छोटे संदेश में बदल गई। पशुओं का सैलाब अचानक आ गया है, तुरंत वापस आओ। चेन जेंगदाओ का चेहरा बुरी तरह उतर गया। बीस्ट टाइड। उफ, 100 साल बाद क्या ये फिर से होने वाला है? उसने संकोच न करते हुए कहा, मुझे तुरंत हेवनली मैकेनिज्म पवेलियन लौटना होगा। मैं उस सोल मास्टर की निगरानी जारी नहीं रख सकता। और तुम, मुझे विश्वास है कि ग्रीन क्लाउड सेक्ट जल्द ही तुम्हें भी वापस बुला लेगा। लियू किन्वेक्सियन की नजर गंभीर हो गई। बीस्ट टाइड एक प्रलयकारी आपदा थी जिससे कोई भी शक्ति अछूती नहीं रह सकती थी।
उसने सिर हिलाया और कहा, अंकल चेन, आप पहले वापस जाएं। मैं उस 9 ग्रेड स्पिरिचुअल रूट वाले व्यक्ति को ढूंढूंगी और फिर मैं भी लौट आऊंगी। उसने ड्रैगन राइजिंग पाथ के उस विश्व स्तरीय विलक्षण व्यक्ति के इंतजार की उम्मीद पहले ही छोड़ दी थी। उसके पास उस 9 ग्रेड स्पिरिचुअल रूट वाले को खोजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह उस व्यक्ति से एक बार मिल चुकी थी और दोबारा मिलने पर उसे निश्चित रूप से पहचान लेगी। चेन जेंगदाओ ने सहमति में सिर हिलाया, उसे लोनली बोट सिटी वापस छोड़ा और फिर बादलों में उड़ गया। लोनली बोट सिटी के शक्तिशाली लोग उत्साह के साथ शहर लौटे। उस शाम सिटी लॉर्ड ये जिफेंग ने घोषणा की कि ब्लड बेड पैलेस के पूरे सब अल्टर का सफाया कर दिया गया है और उन्होंने एक भव्य दावत का आयोजन किया। वे पुराने दिग्गज जो लू जेंग जैसे 9 ग्रेड टैलेंट का स्वागत करने के लिए बाहर आए थे, वे फिर से बाहर निकलने से खुद को रोक नहीं सके। वे व्यक्तिगत रूप से दावत में शामिल हुए। उनका उद्देश्य भोजन या शराब नहीं था। वे उस युवा विलक्षण प्रतिभा के बारे में जानने को उत्सुक थे जिसने अपनी ताकत से सब अल्टर मास्टर को मार गिराया था। दावत में जू यिनिंग की जब नींद खुली तो उसने अपने पास नंबर 1 शैडो गार्ड को देखा, जिसका शहर के बड़े योद्धाओं द्वारा सम्मान किया जा रहा था। वह कुछ पल के लिए चकित रह गई। वे एक ही उम्र के थे, फिर भी उनके बीच इतना बड़ा अंतर क्यों था? उसने सोचा था कि फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में पहुंचने के बाद वह उसकी बराबरी कर पाएगी, लेकिन अंत में उसे एक बार फिर उसी ने बचाया था। सब अल्टर मास्टर द्वारा बेहोश किए जाने से पहले उसने नंबर 1 शैडो गार्ड को अपनी ओर भागते हुए देखा था। अगर उसने समय पर कार्रवाई नहीं की होती तो वह सीढ़ियों पर गिरकर अपनी जान गंवा चुकी होती। अपने सामने वाले मुखौटे को देखते हुए वह उसके पीछे छिपे चेहरे को जानने के लिए बेहद उत्सुक थी। लोनली बोट सिटी में ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति कब पैदा हुआ जिसे वह केवल दूर से देख सकती थी? दुर्भाग्य से उसे ये जानने का मौका कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि शैडो गार्ड टीम का मूल उद्देश्य ब्लड बेड पैलेस को खत्म करना था। अब जब काम पूरा हो गया था तो दावत के बाद यह टीम भंग कर दी जाएगी। उदासी महसूस करते हुए उसने अपना वाइन का गिलास उठाया और कहा, क्या हम दोबारा मिलेंगे? जियान फैन के होठों पर एक हल्की मुस्कान आई। क्या हम हर दिन नहीं मिल रहे थे? किस्मत तय करेगी, उसने उदासीनता से जवाब दिया। जू यिनिंग और भी निराश महसूस करने लगी। उसने अपना गिलास उठाया और कहा, खैर, मुझे उम्मीद है कि अगर किस्मत में हुआ तो हम साथ काम करेंगे। तुम्हारे नाम। जियान फैन ने एक ही बार में अपनी ड्रिंक खत्म कर दी। उम्मीद के मुताबिक दावत के बाद शैडो गार्ड टीम चुपचाप बंद हो गई। ये किंगरिक्स्यू ने उन्हें याद के तौर पर अपने मुखौटे रखने की अनुमति दे दी। आखिरकार ये मुखौटे शहर के गौरव का प्रतीक थे। देर रात जियान फैन ने जानबूझकर अपनी गति धीमी कर दी और तब तक इंतजार किया जब तक कि जू यिनिंग जू हवेली में वापस नहीं लौट गई। फिर एक गली में उसने अपना मुखौटा हटाया और हवेली लौट आया। हैरानी की बात यह थी कि जू यिनिंग सोई नहीं थी और आंगन में नशे की हालत में तलवारबाजी का अभ्यास कर रही थी। वह अपनी भावनाओं को निकाल रही थी। जियान फैन को लौटते देख उसके भाव थोड़े ठंडे हो गए। तुम कहाँ गए थे? इतनी देर से क्यों आए? जियान फैन ने अपनी आंखें घुमाई और लिखा, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। जू यिनिंग ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने पैर से जमीन पर पड़ी एक अतिरिक्त तलवार जियान फैन की ओर उछाल दी। मेरे साथ तलवारबाजी का अभ्यास करो। जियान फैन हाथ में तलवार लिए अवाक खड़ा था। तुम्हारे साथ तलवारबाजी कौन करना चाहता है? वह जाने के लिए मुड़ा, लेकिन जू यिनिंग को इसकी परवाह नहीं थी कि वह सहमत है या नहीं। उसने उस पर अपनी तलवार से हमला कर दिया। जियान फैन हैरान भी था और चिढ़ा हुआ भी। उसे नहीं पता था कि आज रात उसे क्या हो गया है। उसने पहले कभी उससे अभ्यास करने के लिए नहीं कहा था। उसे अपनी ओर आते देख जियान फैन ने सहज रूप से लोनली स्टार पॉइंट्स का एक दांव चला और उसकी तलवार दूर फेंक दी। जू यिनिंग दंग रह गई। ये तलवार की चाल, ये बिल्कुल नंबर 1 शैडो गार्ड जैसी क्यों दिख रही है? जियान फैन का मन किया कि वह खुद को थप्पड़ मारे। वह अपनी पहचान बदलना भूल गया था। सौभाग्य से जू यिनिंग ने दावत में काफी पी ली थी और वह नशे में थी, इसलिए वह ज्यादा सोच नहीं पा रही थी। गलतफहमी हुई होगी। मुझे नंबर 1 शैडो गार्ड की चाल कैसे पता होगी? वह बहुत शक्तिशाली है और तुम बस। वह रुकी और उसने बात पूरी नहीं की। उसने अपनी तलवार नीचे फेंक दी। छोड़ो, अभ्यास नहीं करते। उसे जाते देख जियान फैन ने चांद की ओर देखते हुए आह भरी। उसने अपनी तलवार पकड़ी और 7 स्टार स्वॉर्ड जुए
की 3 चालें एक के बाद एक चली। उसकी चालें सुंदर थी और तलवारबाजी इंद्रधनुष जैसी तेज। वापस अपने कमरे में जियांग फैन ने सब अल्टर मास्टर का सिर अपने बिस्तर के नीचे फेंक दिया। फिर उसने पिफू पिल की एक बोतल निकाली। अब फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में प्रवेश करने का समय आ गया है। जियांग फैन उत्साहित था। जब से बीज अंकुरित हुआ था, उसने अपनी नींव सफलतापूर्वक स्थापित करने का सपना देखा था। केवल फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट प्राप्त करके ही वह रहस्यमयी फलों को तोड़ने के लिए वॉर्ड एंशिएट ट्री पर चढ़ सकता था। उत्साह में उसने एक ही बार में गोली निगल ली। दवा की शक्तिशाली शक्ति बाढ़ की तरह उसके शरीर में दौड़ने लगी। इससे उसे विस्तार और दर्द का एक असहनीय एहसास हुआ। उफ, तो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में प्रवेश करना इतना दर्दनाक होता है। उसके माथे पर पसीने की बूंदें मोतियों की तरह उभर आईं। लेकिन सफलता के फायदों के बारे में सोचकर उसने दर्द को सहा। आधी रात तक दवा का असर रहा। जब उसका चेहरा पीला पड़ गया और शरीर पसीने से भीग गया, तब उसके डेंटियन में एक स्रोत उभरा। यह फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट का निशान था, एक स्पिरिट पॉन्ड। वह आध्यात्मिक शक्ति जो पहले उसकी नसों में जमा थी, वह तरल होकर स्पिरिट पॉन्ड में इकट्ठा हो गई। इस समय उसकी शक्ति पहले की तुलना में दोगुनी हो गई थी। यदि अब मेरा सामना सब अल्टर मास्टर जैसे किसी व्यक्ति से होता है, तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं जीत जाऊंगा, लेकिन कम से कम यह इतना कठिन नहीं होगा। जियांग फैन आत्मविश्वास से भर गया। इसके बाद उसने उत्सुकता से उस क्षमता का उपयोग किया जो केवल फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट वाले योद्धाओं के पास होती है, इंटरनल साइट। जैसे ही उसकी आंखें बंद हुई, उसकी जागरूकता उसके मांस को भेदती हुई अंगों की गहराई तक पहुंची, जहां उसने स्याही जैसा काला स्थान देखा। वहां एक झरना बह रहा था। ये फाउंडेशन स्पिरिट पॉन्ड था। झरने के पास एक विशाल प्राचीन पेड़ बादलों तक पहुंच रहा था। वह उत्साह से पेड़ के पास गया। जमीन के करीब वाले फल को देखकर, जिसमें ड्रैगन सीकिंग स्क्रिप्चर सील था, उसका गला सूखने लगा। उसने छलांग लगाने की कोशिश की। इस बार पहले की तरह उसे दबाने वाली कोई अदृश्य शक्ति नहीं थी। उसने हल्के से छलांग लगाई और फल पकड़ लिया। एक झटके के साथ उसने उसे तोड़ लिया। आखिरकार मुझे ये मिल गया, जियांग फैन खुशी से चिल्लाया। वह कल्पना नहीं कर सकता था कि इस उच्च स्तरीय मानसिक विधि के साथ उसकी खेती की गति कितनी तेज होगी। लेकिन उसी क्षण उसे अपने सिर के ऊपर से कुछ सरसराहट की आवाज सुनाई दी, जैसे कुछ नीचे गिर रहा हो। अध्याय 60 शून्य का फल। वांग यिनफेंग ने ऊपर देखा। पता चला कि जब उसने टहनी तोड़ी थी, तब लगभग वैसा ही एक और फल नीचे गिर गया था। उसने सहज रूप से उसे लपक लिया। वह थोड़ा हैरान था। एक के साथ एक फ्री। उसने करीब से देखा, उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। प्रोफाउंड लेवल हाई पाम तकनीक, वांडरिंग ड्रैगन पाम। एक प्रोफाउंड लेवल मानसिक विधि ही अविश्वसनीय थी, और अब यहाँ एक पाम तकनीक भी थी। यहाँ तक कि ग्रीन क्लाउड सेक्ट के पास भी शायद इतनी उच्च स्तर की खेती की तकनीकें न हो। जियांग फैन का दिल जोर से धड़कने लगा। वह खुद को रोक नहीं सका और अधिक फल तोड़ने के लिए और ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगा। लेकिन कुछ ही कदम बाद उसे फिर से उसी दमनकारी शक्ति का एहसास हुआ। केवल कोर फॉर्मेशन रियलम के लोग ही आगे बढ़ सकते हैं। एक आवाज ने उसे आगाह किया। जियांग फैन को गहरी निराशा हुई। वह पास के फल को देखे बिना नहीं रह सका। उस पर नजर पड़ते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। लोअर अर्थ लेवल सोल तकनीक, सोल कटिंग थ्री फॉर्म्स। उफ, ये वास्तव में एक सोल सीक्रेट तकनीक है, और वह भी अर्थ लेवल की। जियांग फैन की सांसें थम गईं। सोल तकनीकें निस्संदेह सबसे रहस्यमयी होती हैं और दुश्मन को चौंका सकती हैं। वे अक्सर बिना किसी सुराग के जान ले सकती हैं। अपनी असाधारण सोल पावर के साथ यदि उसने इस तकनीक का अभ्यास किया तो क्या होगा? ये सोचकर ही जियांग फैन का गला सूख गया। लेकिन दुर्भाग्य से इसे पाने के लिए उसे कोर फॉर्मेशन रियलिम तक पहुंचना था। उसे मजबूरी में अपनी नजरें हटानी पड़ी और अपना ध्यान फिर से उन दो फलों पर केंद्रित करना पड़ा जो उसके हाथ में थे। इनके अंदर सील की गई तकनीक को कैसे प्राप्त किया जाए? शायद इन्हें खाकर। उसने एक टुकड़ा खाया और तकनीक का एक हिस्सा उसके दिमाग में आ गया। एक और निवाला लिया और अधिक जानकारी मिलने लगी। जियांग फैन, उपभोग करने का कितना किफायती तरीका है। दोनों फल खत्म करने के बाद उसकी चेतना उसके शरीर में लौट आई। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसकी हथेली से फल गायब थे, लेकिन उसके दिमाग में अब दो पूरी तकनीकें थीं।
ड्रैगन सीकिंग स्क्रिप्चर। चलो देखते हैं कि प्रोफाउंड लेवल की मानसिक विधियां कितनी अलग होती हैं। उसने अपनी उंगलियां चटकाते हुए कहा। लेकिन उसी समय दरवाजे के बाहर से तेज दस्तक सुनाई दी। फैन, झू जियानशेन आया है। जियान फैन की आंखें झटके से खुल गईं। उसे फिलहाल खेती का विचार छोड़कर खड़ा होना पड़ा। दरवाजा खोलने पर उसने जू योरान को एक पोटली पकड़े हुए पाया। बिना किसी स्पष्टीकरण के उसने वह पोटली जियान फैन की बाहों में ठूंस दी। तुम्हें अभी जाना होगा। जू परिवार की मुसीबतों में मत फंसो। महसूस करते हुए कि पोटली भारी है और उसमें से चांदी का एक बड़ा नोट झांक रहा है, जियान फैन के दिल में गर्माहट महसूस हुई। ये सिर्फ जू योरान नहीं, बल्कि जू जेनग्यान की इच्छा भी रही होगी। उन्होंने जू परिवार की सभी कीमती चीजें उसे दे दी थी ताकि वह जल्दी से भाग सके। आखिरकार वह अभी आधिकारिक तौर पर जू परिवार का दामाद नहीं था, इसलिए ग्रीन क्लाउड सेक्ट उसका शिकार नहीं करेगा। मैं क्यों जाऊं? जियान फैन धीरे से मुस्कुराया। मैं बस इस यंग मास्टर जू के साथ हिसाब बराबर करना चाहता हूं। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक कौंधी। अगर उसने संयोग से सब अल्टर मास्टर को नहीं मारा होता तो जू परिवार का क्या हश्र होता? जू योरान का क्या होता? ऐसा व्यक्ति सबक सिखाने के लायक था। जू योरान की विनती को अनसुना करते हुए उसने बिस्तर के नीचे से अपनी पोटली उठाई और मुख्य हॉल की ओर चल दिया। अब तक हॉल में जू परिवार का कोई सदस्य नहीं बचा था। केवल जू जेनग्यान वहां अपने हाथ पीछे बांधे खड़े थे, अकेले इस बड़ी आपदा का सामना करने के लिए तैयार। इसी बीच जू जियानशेन अपनी पूरी शत्रुता के साथ अपने आदमियों को लेकर अंदर घुस आया। जू जेनग्यान, तुम्हारा जू परिवार तो बड़ी जल्दी फरार हो गया। जू जेनग्यान भावहीन रहे, जैसे उन्होंने सब कुछ देख लिया हो। सुबह होने तक उन्होंने परिवार के सभी सदस्यों को विदा कर दिया था। जू जियानशेन, ग्रीन क्लाउड सेक्ट की शक्ति का दुरुपयोग तुम्हें भारी पड़ेगा। जू जेनग्यान ने ठंडे स्वर में कहा। जू जियानशेन ने एक उपहास भरी मुस्कान दी। प्रतिशोध? तुम्हारी उम्र में भी तुम ऐसी बचकानी बातों पर विश्वास करते हो। केवल असफल लोग ही खुद को इस तरह के दिलासे देते हैं। जू जेनग्यान ने अपनी मुठियां भींच ली। वह पलटवार करना चाहते थे, लेकिन सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता था। क्या इस दुनिया में वाकई प्रतिशोध जैसी कोई चीज थी? यहाँ तो अच्छे लोग जल्दी मर जाते हैं जबकि बुराई युगों तक टिकी रहती है। जू जियानशेन ने एक कुर्सी खींची और पैर पर पैर चढ़ाकर बैठ गया। इसके अलावा मैं ग्रीन क्लाउड सेक्ट के आदेशों पर काम कर रहा हूँ। कोई नहीं कह सकता कि मैं गलत हूँ। अब मेरी ड्यूटी करने का समय आ गया है। कहाँ है सब अल्टर मास्टर का सिर? जू जेनग्यान की आंखें ठंडी पड़ गईं। यहाँ नहीं है। जू परिवार सब अल्टर मास्टर का सिर कैसे ला सकता था? अपनी चोटों की तो बात ही छोड़िए, अपने चरम पर भी जू जेनग्यान उसे नहीं हरा सकते थे। जू जियानशेन जोर से हंसा। चूंकि ऐसी बात है तो मैं केवल निष्पक्ष रूप से अपना कर्तव्य निभा सकता हूँ। जू परिवार समय पर ग्रीन क्लाउड सेक्ट द्वारा सौंपे गए कार्य को पूरा करने में विफल रहा है, इसलिए कानून के अनुसार परिवार की संपत्ति जब्त की जाएगी और उन्हें दंडित किया जाएगा। जाओ, जू हवेली को सील कर दो। उसके आदमी भेड़ियों की तरह हवेली की ओर झपट पड़े, उनके चेहरे उत्साह से भरे थे। संपत्ति जब्त करना कोई रोज का मौका नहीं था। जू जेनग्यान ने अपना मुंह खोला, लेकिन उन्हें रोका नहीं। आखिरकार महत्वपूर्ण सामान पहले ही परिवार के सदस्य ले जा चुके थे। जू जियानशेन मुस्कुराया, उसके हाव भाव मजाक उड़ाने वाले थे। क्या तुम्हें लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम्हारे परिवार वाले कीमती सामान लेकर भाग गए हैं? जू जेनग्यान को अचानक एक बुरा आभास हुआ। जू जियानशेन ने उपहास में तालियां बजाईं। उन्हें अंदर लाओ, जू फैमिली मास्टर को देखने दो। बाहर से एक और समूह दाखिल हुआ। हर कोई एक कैदी को पकड़े हुए था, जिनके चेहरे सूजे हुए थे और बाल बिखरे हुए थे। उनमें वांग यनफेंग और जू परिवार के कई सदस्य थे। जू येनिन को छोड़कर बाकी सब वहां थे। जू जेनग्यान स्तब्ध रह गए। तुम लोग भागे क्यों नहीं? जू जियानशेन जोर से हंसा। भागना? मैंने बहुत पहले ही जू हवेली के बाहर एक अटूट जाल बिछा दिया था। जू येनिन के अलावा तुम में से कोई नहीं बच सकता। हालांकि जल्द ही जू जियानशेन की हंसी रुक गई। उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया और उसने कहा, जियान फैन कहाँ है? जू योरान कहाँ है? ये दोनों ही असली कारण थे जिसकी वजह से उसने जू परिवार को निशाना बनाया था। एक वह जिसे वह चीर देना चाहता था, और दूसरी वह औरत जिसे वह तड़पाना चाहता था। लेकिन वे यहाँ नहीं थे। अचानक लगातार कई चीखें गूंजी। इसके बाद एक आकृति पिछवाड़े से उड़ती हुई आई।
खून उगलते हुए जू जियानशेन के ठीक सामने गिरी। ऊपर देखने पर जियांग फेन जू योरान का हाथ थामे आराम से टहलता हुआ आ रहा था। जू जियानशेन, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे? जियांग फेन ने एक नोट उठाया, उसके चेहरे पर व्यंग्य भरी मुस्कान थी। जू जियानशेन ने ठंडेपन से कहा, अच्छा, बहुत अच्छा, तुम में हिम्मत तो है, तुम भागे नहीं, तो फिर मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। इसे पकड़ लो, अगर यह विरोध करे तो इसे वहीं मार देना। चाहे जो भी हो, वह जियांग फेन को मरा हुआ देखना चाहता था। जियांग फेन ने भावहीन होकर लिखना शुरू किया, तुम मुझे गिरफ्तार क्यों कर रहे हो? जियांग फेन को मौत के दरवाजे पर भी जुबान लड़ाते देख जू जियानशेन ने तिरस्कार से कहा, क्या तुम्हें सब अल्टर मास्टर का सिर मिला? अगर तुम नहीं ला सके तो तुम ग्रीन क्लाउड सेक्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हो। अगर मैं तुम्हें गिरफ्तार नहीं करूंगा तो किसे करूंगा? जू जेनगियान घबरा गए। जियांग फेन समय रहते क्यों नहीं गया? लेकिन परिवार के सदस्यों को कैद देख उन्होंने बेबसी में आह भरी। जू परिवार की किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी थी। लेकिन ठीक उसी समय जब जू जेनगियान और परिवार के अन्य सदस्यों ने पूरी उम्मीद छोड़ दी थी, जियांग फेन ने शांति से अपने हाथ की पोटली नीचे गिरा दी और उसे जू जियानशेन के सामने फेंक दिया। उसने एक नोट खोला, यंग मास्टर जू, जरा इस पर एक नजर डालिए। आज हम इस उपन्यास को यहीं समाप्त करते हैं। यह उपन्यास अगले भाग में जारी रहेगा।